अध्याय 826 ईर्ष्या नहीं। अध्याय 826 ईर्ष्या नहीं। बीजिंग के ठीक बीचों बीच निंग जुएलुओ के नए खरीदे गए विला में निंग जुएलुओ के हाथ में शराब का एक गिलास था। गिलास गटकते हुए उसने गुस्से से चांग ली की ओर फेंकते हुए कहा, जाओ और सु यिमो को बताओ कि आज रात क्या हुआ। समझ गया। चांग ली ने ध्यान से गिलास लिया, फिर उसने सावधानी से कहा, दरअसल ये सिर्फ एक बार बाहर जाने का कार्यक्रम था। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लू टिंगजियाओ शायद अपने भाई को कुछ सम्मान दे रहा था। निंग जुएलुओ ने उसे घूर कर देखा। बकवास। हाँ, मुझे पता है। या तुम ये कहना चाह रही हो कि लू टिंगजियाओ सच में निंग शी को पसंद करती है? चांग ली चुप रहा। चले जाओ, मैं तुम्हें देखकर ही परेशान हो जाता हूँ। बेकार। चांग ली जल्दी से भाग गया। निंग जुएलुओ आज रात बहुत जल्दी भड़क जाती थी और वह फिर से डांट नहीं खाना चाहती थी। जब वो कुछ नहीं करती थी तो उसे डांटा जाता था, जब वो कुछ करती थी तो उसे डांटा जाता था। किसी वजह से पिछले कुछ समय से उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। चांग ली के जाने के बाद निंग जुएलुओ ने बोतल में बची हुई सारी शराब खत्म कर दी। फिर बाथरूम में जाकर गर्म पानी से नहाया। उसने एक पतला नाइट गाउन पहना। वह बेडरूम में बड़े मुलायम बिस्तर पर लेट गई और एक फोन किया। अरे जुएलुओ, एक आदमी की कोमल आवाज सुनाई दी। भाई यान, तुम अभी तक सोए नहीं? बहुत देर हो चुकी है। भाई यान मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ? मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे मरने का मन कर रहा है। ऐसा कहना बंद करो। तुम कहाँ हो? क्या तुम्हारे साथ कोई है? मैं विला पर हूँ। वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। कॉल समाप्त होने के बाद उसने अपना फोन बिस्तर पर फेंक दिया और एक छोटा सा कांच का कंटेनर निकाला। फिर उसने अपने हाथों पर कुछ आवश्यक तेल डाला और उसे अपने पूरे शरीर पर रगड़ लिया। जल्द ही विला के बाहर इंजन की आवाज बंद हो गई। फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाजें आने लगीं। जुएलुओ। जैसे ही सुयान ने जुएलुओ के बेडरूम का दरवाजा खोला, एक कोमल पतला शरीर उससे लिपट गया। भाई यान। निंग जुएलुओ ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसके चेहरे पर एक डर का भाव था, मानो उसकी जिंदगी उसी पर निर्भर हो। भाई यान, क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? सुयान ने भौहें चढ़ाईं और उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। तुमने इतना क्यों पी लिया? क्या ये सच है? क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? निंग शी ने उसकी तरफ देखा और जोर देकर पूछा। सुयान उसके सामने लाचार थी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे अलावा मैं किससे प्यार करूंगी? निंग जुएलुओ ने उदास होकर उसकी ओर देखा। निंग जीदो, क्या तुम अब भी निंग शी से प्यार करते हो? सुयान का चेहरा जम गया। बकवास। हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। तुम इसके बारे में फिर से क्यों सोच रहे हो? आज रात तुम उसे लगातार देख रहे हो। निंग जुएलुओ की अभिव्यक्ति उदासी से भरी थी। शुएलुओ, तुम इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मुझे तो बस डर था कि निंग शी का फायदा उठाया जाएगा। सुयान ने समझाया। फायदा उठाया? जब बात लू टिंगजियाओ की हो तो उसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है? सुयान, मेरी तरफ देखो। क्या तुम्हें उसके प्रति सिर्फ अपराधबोध है? क्या तुम्हें सिर्फ चिंता है, ईर्ष्या नहीं? अध्याय 827 या वह वापस ही नहीं आए। अध्याय 827 या वह वापस ही नहीं आए। सुयान थोड़ा घबरा गया, पर उसने खुद को शांत रखा। मैं बस परेशान हूँ, मुझे जलन नहीं हो रही। थोड़ा आराम करो और चिंता करना छोड़ो, ठीक है? मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? उसके हाँ कहने पर निंग जुएलुओ ने अपनी बाहें उसकी गर्दन में लपेट ली और उसके होठों पर हाथ रख दिया। भाई, मुझे पकड़ो। सुयान लड़की की सांसों को महसूस कर सकता था। उसकी मुलायम पतली छाती उसकी बाहों से रगड़ खा रही थी और उसकी त्वचा से एक मीठी भारी सुगंध निकल रही थी। सुयान के शरीर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। हालांकि किसी कारण से वह निंग जुएलुओ के बारे में नहीं सोच रहा था। निंग शी द्वारा लू टिंगजियाओ को चूमने की छवि उसके दिमाग में घूम रही थी। लड़की का शर्मिंदा चेहरा उसके सामने स्पष्ट रूप से आ रहा था। उसने और भी दृढ़ता से प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन उसने तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रेरित महसूस नहीं किया। लू टिंगजियाओ के साथ उसके कामुक रिश्ते और उसके प्रति उसके अजीब व्यवहार को याद करके उसे निराशा हुई। उसने निंग जुएलुओ की बाहें अपने ऊपर से हटाईं और उसे चादर से ढक दिया। तुम्हें आराम करने की जरूरत है। कल तुम्हें एक कार्यक्रम में जाना है, याद है? ये ठीक है, मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आप पहले से ही हैं। निंग जुएलुओ ने आदमी के उभार को छुआ। सुयान ने जल्दी से अपने हाथ रोक लिए। मैं ठीक हूँ, सो जाओ। उसने उसके माथे को चूमा, लाइट बंद की और चला गया। इंजन के फिर से तेज होने की आवाज आई। निंग जुएलुओ उठी और विला से बाहर निकलती कार को देखने के लिए खिड़की के पास गई। अचानक उसने अपनी ड्रेसिंग टेबल से सब कुछ अपनी बाहों में उठा लिया। निंग शी, तुम चुड़ैल हो। सुयान ने वास्तव में उसे अस्वीकार कर दिया था। यद्यपि उनका रवैया हमेशा की तरह सौम्य था, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। खासकर उस पल जब उसने उसे चूमा, उसकी आंखें ठीक नहीं लग रही थीं। वह उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था। उस चुड़ैल ने जरूर सुयान को बहकाया होगा। हो सकता है उसने सुयान से तब संपर्क भी किया हो जब उसे पता ही न चला हो। धिक्कार है। क्या उसने सोचा था कि वह सुयान को वापस पा सकेगी? सपने देखो। निंग परिवार और सु परिवार लगभग एक हो गए थे और उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर साथ मिलकर काम किया था। अगर कोई छोटी सी भी गलती हो जाती तो सब कुछ तबाह हो जाता। सुयान उसे कभी नहीं छोड़ सकती थी। विला से निकलने के बाद सुयान इधर उधर बिना किसी उद्देश्य के घूमता रहा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह रीगल रिविया होटल में पहुंच गया है। उसने सिगरेट सुलगाई और कुछ देर तक कार में बैठा रहा, लेकिन वह अपने आवेग को दबा नहीं सका और अंदर चला गया।
सू यान निंगक्षी के अपार्टमेंट के सामने झिझका, फिर उसने दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन कुछ देर बाद भी कोई जवाब नहीं आया। सू यान की भौहें सिकुड़ गईं। क्या वह सो रही थी या वह वापस ही नहीं आए? उसी समय एक काले रंग की मेबैक कार सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी और उसमें से एक जंगली और ऊंची आवाज आ रही थी। नदी पूर्व की ओर बहती है। आकाश के तारे मिलकर बिग डिपर बनाते हैं। बिग डिपर, जब आप कुछ अनुचित देखें तो उसके बारे में कुछ करें। लू टिंगजियाओ, जो गाड़ी चला रहे थे, तथा पीछे की सीट पर बैठे लू जिंगली और जियान मुए सभी अवाक रह गए। अध्याय 828, फिर से चूमा। अध्याय 828, फिर से चूमा। निंगक्षी लू टिंगजियाओ को देखते हुए गाती रही, ड्राइवर, खिड़की खोलो। नहीं, वो नहीं, स्वर्ग की खिड़की, उसे खोलो। लू टिंगजियाओ ने अपनी भौहों के बीच चुटकी काटी और एक बटन दबाया। अचानक कार की छत नीचे आ गई। हवा के तेज झोंके गुजर रहे थे और निंगक्षी और भी ज्यादा बेकाबू हो गई। तुम सबसे ताकतवर आदमी हो। घोड़ा तूफान की तरह सरपट दौड़ रहा है, घास के चौड़े मैदान से गुजर रहा है। लू जिंगली ने कहा, एक गायक की आत्मा का जन्म हुआ है। भाई शी, क्या आपने कभी गायक बनने के बारे में सोचा है? जियान मुए अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। अरे, जरा सावधान, अगर पत्रकारों ने हमारी तस्वीर ले ली तो क्या होगा? निंगक्षी थोड़ा संभली, ड्राइवर, इसे बंद करो, इसे बंद करो। लू टिंगजियाओ ने स्नेह भरी नजरों से लड़की को देखा। कोई बात नहीं, आसपास कोई पत्रकार नहीं है। निंगक्षी की आंखें चमक उठीं और वो एक बार फिर पागल हो गई। 1000 साल में एक बार, इंतजार में, 1000 साल में। मुझे कोई पछतावा नहीं है। कौन कह रहा है कि तुम मुझसे हमेशा हमेशा प्यार करोगे? बस इसे दोबारा सुनने के लिए मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जियान मुए ने उसे भयभीत दृष्टि से देखा तथा उनकी कार का पीछा करने के अपने निर्णय पर पछतावा किया। लू जिंगली ने एक रास्पबेरी बनाई। जाहिर है वह इन सब का आदी था। युआन यान की एक जोड़ी उड़ी, दृश्य सुंदर थे। किसी ने भिक्षु से पूछा, क्या महिला सुंदर है? क्या वह महिला सुंदर है? क्या वे सुंदर हैं? लू टिंगजियाओ ने उत्तर दिया, बहुत सुंदर। हे, निंगक्षी अंततः रुक गई। प्लेटिनम पैलेस में जैसे ही वे रुके, लू जिंगली और जियान मुए कार से कूदकर गायब हो गए। लू टिंगजियाओ ने कार पार्क की और नशे में धुत महिला को अंदर आने में मदद की। उसने उसके जूते उतारने में मदद की और उसके लिए एक गर्म तौलिया लाया। लड़की मुस्कुराती रही और लू टिंगजियाओ को राहत मिली। उसने उसके चेहरे को सहलाया। क्या तुम खुश हो? निंगक्षी ने चमकती आंखों से सिर हिलाया। बॉस, आप हमेशा सही बात कहते हैं। मुझे आखिरकार एक बेहतर, कहीं ज्यादा बेहतर स्क्रिप्ट मिल गई है। दादाजी की सेहत में सुधार हो गया था, उनका स्टूडियो ठीक चल रहा था और उनका नया प्रोजेक्ट भी जल्द ही शुरू होने वाला था। वह भूल गईं कि आखिरी बार उन्हें इतनी खुशी कब मिली थी। वह काला और भयानक अनुभव उन्हें पिछले जन्म की याद जैसा लग रहा था। लू टिंगजियाओ ने उसकी आंखों में देखा, फिर उसके पास आकर उसे चूम लिया। ममम, तुम क्या कर रहे हो? अचानक चुंबन क्यों? लू टिंगजियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि ये बहुत अचानक हुआ था और तुम्हें उस समय कुछ भी महसूस नहीं हुआ था? उफ, निंगक्षी को याद आया कि उसने सच या हिम्मत के खेल में क्या कहा था। शैतान की याददाश्त कमाल की थी। कैसा लग रहा है? लू टिंगजियाओ ने फिर पूछा। हम्म। निंगक्षी ने पलकें झपकाईं और सोचने वाला चेहरा बना लिया। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ ठीक से महसूस हुआ है। मुझे क्या करना चाहिए? लू टिंगजियाओ हंसा और उसे फिर से चूमा। जब निंगक्षी शैतान के साथ मस्ती कर रही थी तो उसने कदमों की आवाज सुनी और उसे धक्का देकर दूर कर दिया। फिर वह बिस्तर से गिर गई। जैसा कि उसने सोचा था, छोटा बंद दरवाजे के पास खड़ा आंखें मल रहा था। निंगक्षी को यहाँ देखकर उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। फिर उसने अपने चेहरे पर चुटकी काटी। अध्याय 829, मैं उसके साथ एक रात सोने के लिए कुछ भी करूंगा। अध्याय 829, मैं उसके साथ एक रात सोने के लिए कुछ भी करूंगा। निंगक्षी का दिल पिघल गया जब उसने देखा कि नन्हा बन खुद को चुटकी काट रहा है। उसने उसे अपनी बाहों में लिया और धीरे से बोली, अरे मेरे बच्चे, तुम इतने प्यारे क्यों हो? कहीं तुम सपना तो नहीं देख रहे हो? पिताजी फिर से माँ से बिना उसके चुपके से मिल रहे थे। अपने बेटे की शत्रुतापूर्ण निगाहों को देखकर लू टिंगजियाओ मुस्कुराया और उसके सिर पर थपथपाया। मैं उसे आज रात तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। आंटी शियाओ शी को आदि माँ और फिर पूरी माँ बनाकर वह छोटा लड़का निंगक्षी के साथ बहुत समय बिता रहा था। लू टिंगजियाओ ने दोनों को चादर से ढक दिया। जल्दी सो जाओ, मुझे अभी कुछ काम करना है। निंगक्षी ने भौहें चढ़ाईं। इतनी देर हो गई? लू टिंगजियाओ ने सिर हिलाया। मुझे अपनी पत्नी और बच्चे की खातिर पैसे कमाने हैं। निंगक्षी अवाक रह गई। लू टिंगजियाओ फिर मुस्कुराई और उसके माथे पर चूमा। सो जाओ, मैं जल्दी ही काम निपटा लूंगा। छोटे बन्नी को सुलाने के बाद निंगक्षी लाइट बंद करने ही वाली थी कि अचानक फोन पर कॉल आने की आवाज आए। निंगक्षी ने घंटी बजने से पहले ही बटन दबा दिया और चुपचाप बालकनी में चली गई। नमस्ते जियाओ शी, तुम कहाँ हो? तुम घर पर क्यों नहीं हो? सू यान की अधीर आवाज ने पूछा। तुम्हें कैसे पता कि मैं घर पर नहीं हूँ? निंगक्षी ने अपनी भौहें उठाईं। मैं आपके अपार्टमेंट के सामने हूँ, सू यान ने जवाब दिया। क्या चल रहा है जियाओ शी, तुम अभी कहाँ हो? सू यान ने अपना प्रश्न दोहराया। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस समय कहाँ होना चाहिए? किसी और मर्द के साथ सो रही हो? निंगक्षी ने अपने कोट को कसकर अपने चारों ओर खींचा और उस नन्हे बन की ओर देखा जो गहरी नींद में सो रहा था। सू यान के सवालिया लहजे में बात करने पर भी वह अपना आपा नहीं खो सकी। निंगक्षी, सू यान अचानक गंभीर हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था,
मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहती थी कि तुम अपनी रक्षा करो, खासकर लू टिंगजियाओ से। तुम्हें उससे दूर हो जाना चाहिए। सू यिमो का उसके साथ एक संदिग्ध रिश्ता है और अफवाह है कि लू परिवार ने उसके लिए एक मंगेतर चुन लिया है। और तो और उसका पहले से ही एक बच्चा है। शहर का सबसे अच्छा बॉयफ्रेंड होने के नाते निंग जुएलुओ की गलतफहमी को दूर रखने के लिए उसने निंग क्षी से जितना हो सके बचने की कोशिश की थी, लेकिन आज रात उसके साथ कुछ गड़बड़ थी। वह उसका इंतजार करने उसके अपार्टमेंट में गया था और यहाँ तक कि उसे फोन करके उसका हालचाल भी पूछा था। निंग क्षी को अब उसकी कोई परवाह नहीं थी। मास्टर सू, मुझे आपको फिर से याद दिलाना है, आप मेरे काम में दखल देने की स्थिति में नहीं हैं। और लू टिंगजियाओ के बारे में, मैं उसके साथ एक रात सोने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यह आपके जैसे किसी से शादी करने से कहीं बेहतर है। इसके तुरंत बाद उसने फोन काट दिया। सू यान अपने फोन को घूरता रहा और उसका चेहरा मुरझा गया। उसका क्या मतलब था? ये तो एक आदमी के लिए सबसे बड़ा अपमान था, विशेषकर निंग शी के लिए, जिसने पहले भी उसकी इतनी प्रशंसा की थी। ये सच था कि वह लू टिंगजियाओ जितना अमीर और शक्तिशाली नहीं था, लेकिन वह कोई मामूली भी नहीं था। फिर भी वह उसके दिल में जगह नहीं बना सका। अध्याय 830। बहुत सारी लड़कियों को आकर्षित करना। अध्याय 830। बहुत सारी लड़कियों को आकर्षित करना। सू यान मन ही मन कोस रहा था। कार के दरवाजे पर मुक्का मारते ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई। इससे पहले भी उसने उसके प्रति अपना रवैया नरम कर लिया था, तो फिर वह इस उदासीन और मतलबी स्वभाव के पास क्यों लौट आई थी? निंग शी को आसानी से समझा नहीं जा सकता था और उसका मूड बदलता रहता था। इस वजह से सू यान लगातार उसके बारे में सोचता रहता था। उसके विचार उसके दिमाग में बेकाबू होकर भर रहे थे। अगली सुबह जब निंग शी ने नीचे नौकरानियों को सामान अंदर बाहर करते देखा, तो वह उत्सुक हो गई। क्या हो रहा है मिस सियाओ शी? ये लोगों की ओर से जन्मदिन के उपहार हैं, बटलर युआन ने उत्तर दिया। जन्मदिन का उपहार? हाँ, जल्द ही ओल्ड मास्टर का जन्मदिन है। कोई आश्चर्य नहीं। जिन लोगों को जन्मदिन के भोज का निमंत्रण मिला था, वे निश्चित रूप से उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग से ही होंगे। दूसरी ओर जो लोग निमंत्रण के योग्य नहीं थे, जो परिवार की खुशामद करना चाहते थे, वे निश्चित रूप से तरह तरह के उपहार लेकर उमड़ पड़े। तुम जाग रही हो? क्या तुम कल रात अच्छी तरह सोई? लू टिंगजियाओ अपने बेडरूम से बाहर चली गई। निंग शी ने सिर हिलाया, फिर उसने सहजता से कहा, तुम्हारे पिता का जन्मदिन जल्द ही आ रहा है। निंग क्षी ने अपने बाल खींचे और भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या लिटिल ट्रेजर को भी वहां मौजूद रहना होगा? लू टिंगजियाओ को उसकी चिंता का अंदाजा था, इसलिए उसने जवाब दिया, क्योंकि लिटिल ट्रेजर पिछले 2 सालों से ज्यादा स्वस्थ नहीं रहा है, इसलिए हमने उसे पार्टी में शामिल नहीं होने दिया। देखते हैं इस साल क्या होता है, लेकिन अगर वो आता भी है तो शायद सिर्फ दिखावा होगा। निंग क्षी को आश्वस्त किया गया। तुम आजकल बहुत व्यस्त होगे, क्योंकि आज सुबह मेरे पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मैं लिटिल ट्रेजर को आज स्कूल भेज दूं। उसके इतना कहते ही छोटा सा बन उसके पैर के पास आ गया और चमकते हुए भाव से उसकी ओर देखने लगा। उसने जरूर सुना होगा कि आंटी शियाओ शी उसे स्कूल भेजने की पेशकश कर रही हैं। नाश्ते के बाद निंग शी ने लंबी स्कर्ट पहनी और गुलाबी हेयर क्लिप लगाए। उसने खास तौर पर सादा और पत्नी जैसा मेकअप किया और खुशी खुशी लिटिल ट्रेजर को स्कूल भेज दिया। चूंकि उसके साथ माँ जियाओ शी भी थी, इसलिए नन्हा बन बहुत ही अच्छे मूड में था। उसके हमेशा के ठंडे और रोबोट जैसे चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान खिल उठी, जिसने सभी शिक्षकों और अभिभावकों को प्यारी सी मुस्कान दे दी। कुछ शिक्षकों ने जब ये देखा तो वे विलाप करने लगे, मैंने सोचा था कि लू कीग्यू ऑटिस्टिक है, लेकिन क्या अब वह ठीक नहीं दिखता? हाँ, ये बच्चा केवल अपनी माँ के करीब लगता है। जब वो मुस्कुराता है तो बहुत प्यारा लगता है। ओह, असल में जब वो मुस्कुराता है तो बिल्कुल अपनी माँ जैसा दिखता है। बड़ा होकर वो बहुत सारी लड़कियों को आकर्षित करेगा। इस बारे में बात करते हुए मुझे ऐसा क्यों लगता है कि श्रीमती लू कुछ परिचित सी लगती हैं? अब जब तुमने इसका जिक्र कर ही दिया है तो मुझे भी यही लगता है। वह तो हाल ही में मशहूर हुई किसी सेलिब्रिटी जैसी दिखती है। मुझे पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। क्या यह वही महिला योद्धा है जो द वर्ल्ड में जियांग मुये के साथ जोड़ी बना रही है? मुझे भी वह काफी पसंद है, लेकिन शायद वे बस एक जैसी दिखती हैं। अगर तुम गौर से देखो तो उनका करिश्मा और स्टाइल बिल्कुल एक जैसा नहीं है। जब निंग शी ने छोटे बच्चे को कक्षा में भेज दिया तो गलियारे में उसकी मुलाकात उसके शिक्षक से हो गई। अरे श्रीमती लू, शिक्षक वांग ने जल्दी से उसे पुकारा। निंग शी ने मुड़कर अभिवादन किया। शिक्षक वांग, श्रीमती लू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं बस आपसे बात करना चाहता था। क्या आपके पास अभी समय है? हाँ, निंग शी ने सिर हिलाया, क्योंकि वह चिंता से खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि लिटिल ट्रेजर के टीचर अचानक उसे क्यों ढूंढ रहे हैं। क्या उन्हें स्कूल में कोई परेशानी हो रही होगी? अध्याय 831। छोटे बन के असाधारण जीन। अध्याय 831। छोटे बन के असाधारण जीन। कार्यालय में शिक्षक वांग ने निंग शी के लिए एक कप चाय बनाई और झिझकते हुए बोले, श्रीमती लू, हमने पहले भी कुछ परीक्षण करवाए हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने लू किंग्यू के परिणाम देखे हैं? हाँ, निंग शी ने सिर हिलाया। निंग शी की शांति देखकर टीचर वांग थोड़ा हैरान हुई, लेकिन उन्होंने आगे कहा, उसके सभी अंक 0 थे। हाँ, मुझे इसकी जानकारी है। मुख्य बात यह है कि उसने कोई गलती नहीं की। उसने बस परीक्षा दी ही नहीं और सभी के लिए खाली कागज जमा कर दिए। अगर उसे ये भी नहीं पता था कि कैसे करना है तो यह नामुमकिन है कि उसे सभी प्रश्न पत्र न आते हों। शिक्षक वांग ने आह भरी, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि बच्चा क्या सोच रहा है। आपको भी तो पता है कि आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। हम शिक्षक होने के नाते उससे ठीक से संवाद नहीं कर पाते।
निंगक्षी ने राहत की सांस ली। तो लिटिल ट्रेजर को स्कूल में कोई तंग नहीं किया गया था। निंगक्षी ने सोच समझकर अपने शब्द चुने। टीचर वांग, हमारे बच्चे के लिए आपकी चिंता के लिए मैं आपकी आभारी हूँ, लेकिन कृपया ये समझें कि उसकी स्थिति विशेष है। उसे यहाँ भेजने का हमारा उद्देश्य उसे अपनी उम्र के बच्चों के साथ घुलने मिलने का मौका देना है, ताकि वह ज्यादा खुश रहे। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। हम यह मांग नहीं करते कि वह अच्छे नंबर लाए, इसलिए आपको दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। शिक्षिका वांग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। उन्होंने पहली बार किसी अभिभावक को अपने बच्चे के नंबरों के प्रति उदासीन होते सुना था। ज्यादातर अभिभावक अब अपने बच्चों की उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं वे शुरू से ही पिछड़ न जाएं और वे उन्हें बहुत कम उम्र में ही अलग अलग कक्षाओं में भेजने लगे। लेकिन चूंकि लड़के की मां ने पहले ही कह दिया था कि ग्रेड मायने नहीं रखते, तो वह और क्या कह सकती थी। लिटिल ट्रेजर की खास हालत के अलावा टीचर वान को लगा कि उसे और ज्यादा पूछताछ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं समझ गई। मैं किंग्यू के बारे में आपकी चिंता की सराहना करती हूँ। शुक्रिया। अगर आप न होती तो वह इतनी जल्दी स्कूली जीवन में ढल नहीं पाता। निंगक्षी ने उसे स्वीकार किया। अगर वह लिटिल ट्रेजर को नहीं समझती तो शायद उसे भी उसकी चिंता होती। हालांकि वह उसे इतने लंबे समय से जानती थी और उस छोटे से बन के असाधारण जीन्स ने अनगिनत बार उसकी उम्मीदों को पार कर दिया था। उसकी बुद्धि बेमिसाल थी और वह कई चीजों में प्रतिभाशाली भी था। एकमात्र समस्या उनकी प्रेरणा थी। निंगक्षी को लगा कि उस नन्हे बच्चे को किंडरगार्टन स्तर की परीक्षा में भी शामिल होने देना अपमानजनक है। हर बच्चा अपने आप में अनोखा होता है और उसे सीखने का अपना तरीका भी मिलना चाहिए। तो फिर उसे बड़ों का अहंकार क्यों थोपना चाहिए और परीक्षाओं में पूरे अंक क्यों दिलवाने चाहिए? आपका स्वागत है श्रीमती लू, यह मेरा काम है। हालांकि लू किंग्यू अंतर्मुखी है, वह बहुत प्यारा और मनमोहक है। मुझे उम्मीद है कि वह अच्छा करेगा। निंगक्षी के सम्मानजनक रवैये ने शिक्षिका वांग को उस लड़के की हर संभव मदद करने के लिए प्रेरित किया। कुछ दिनों बाद शाम को एल्डर लू के 60वें जन्मदिन का भोज शुरू होने वाला था और नौकर तैयारियों में व्यस्त थे। यान रुई ने एक खूबसूरत लाल चोंगसम पहना हुआ था। नौकरों को निर्देश देते हुए वह घबराहट से बाहर देख रही थी। लू चोंगशान बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। अध्याय 832 छोटा खजाना यहाँ है। अध्याय 832 छोटा खजाना यहाँ है। आखिरकार एक काली मेबैक गाड़ी मुख्य द्वार के पास आकर खड़ी हुई। दरवाजा खुला और उसमें से दो लोग बाहर निकले। पिता पुत्र की जोड़ी ने आज की थीम के अनुरूप एक ही रंग के, एक ही स्टाइल के सूट पहने थे। लू टिंगजियाओ की टाई और छोटे बच्चे की बो टाई उत्सव के चटक लाल रंग की थी। जैसे ही दोनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नौकरों ने उनका अभिवादन करना शुरू कर दिया। शुभ संध्या प्रथम गुरु। शुभ संध्या छोटे मास्टर। जब यान रुई ने अपने बेटे और पोते को देखा तो उसे राहत मिली और वह बड़ी मुस्कान के साथ उनके पास गई। ओह, मेरा बच्चा वापस आ गया। लिटिल ट्रेजर को देखते ही लू चोंगशान का गंभीर चेहरा नरम पड़ गया। लिटिल ट्रेजर यहाँ है। आज एक खास दिन था। यह उनका 60वां जन्मदिन था और चाहे यह आम लोगों की नजरों से हो या उनकी अपनी इच्छा से, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उनका इकलौता पोता जरूर आएगा। आखिरकार लिटिल ट्रेजर ही उनका एकमात्र उत्तराधिकारी था। उसके दोनों बेटे चिंतित थे। एक अविवाहित जीवन जीने वाला था, जबकि दूसरे को न तो पुरुषों में और न ही महिलाओं में कोई दिलचस्पी थी। जब वह लू परिवार के भविष्य को लेकर निराश था तो लिटिल ट्रेजर उसके अंधेरे में रोशनी बनकर प्रकट हुआ। इसके अलावा वह छोटा सा लड़का और भी प्यारा होता जा रहा था और अपनी उम्र के बच्चों से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। दरअसल वह लू टिंगजियाओ से भी बेहतर प्रगति कर रहा था जब वह छोटा था। लिटिल ट्रेजर के प्रकट होने के बाद से लू चोंगशान को राहत महसूस हुई और उसने अपने दोनों बेटों को परेशान नहीं किया। हालांकि उनकी गलती के कारण दुर्भाग्य उनके साथ हुआ और फिर वह घटना घटी जिसके लिए उन्हें कई वर्षों तक खुद को दोषी मानना पड़ा। इन कुछ सालों में लिटिल ट्रेजर की हालत बहुत अस्थिर रही। एक बिल्कुल सामान्य बच्चा अचानक एक बेजान गुड़िया में बदल गया और लू परिवार पर अंधेरा छा गया, मानो उसकी छाती पर एक बड़ा सा पत्थर भारी हो और वह उसे उतार नहीं पा रहा था। और अब लिटिल ट्रेजर की हालत में सुधार हो रहा था, लेकिन वह अभी भी चिंतित था। वह लगातार चिंतित रहता था, डरता था कि कहीं वही बात फिर न हो जाए और इससे कोई और आपदा न आ जाए। लू चोंगशान को वो पल याद आ गए जब लिटिल ट्रेजर उसकी गोद में बैठा मुस्कुराकर उसे बुला रहा था। उसकी आंखें नम हो गईं। टिंगजियाओ, तुम पहले लिटिल ट्रेजर को अंदर ले आओ। आज यहाँ बहुत सारे लोग हैं और वो डर सकता है। उसे बाद में बाहर लाना जब ज्यादातर मेहमान कुछ लोगों का स्वागत करने आ चुके हों। ठीक है। लू टिंगजियाओ ने सिर हिलाया, ये समझते हुए कि उसके पिता की बात क्या थी। ओह, लिटिल ट्रेजर ने तुम्हारे लिए एक उपहार तैयार किया है। लिटिल ट्रेजर ने पलकें झपकाईं और सिर हिलाया। लू चोंगशान की चिंताएं दूर हो गईं और वह मुस्कुराया। ओह, सच में तुम कितने अच्छे हो। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। दोनों के घर में जाने के बाद यान रुई ने आह भरी। अगर लिटिल ट्रेजर पूरी तरह से ठीक हो जाए और लू टिंगजियाओ जियाओ से शादी कर ले तो मुझे चैन मिलेगा। लू चोंगशान ने समझदारी से सिर हिलाया। यह इतना आसान कभी नहीं होगा। वे दोनों उस महिला पर पूरी तरह मोहित हो गए थे। अध्याय 833 एकमात्र पोता। अध्याय 833 एकमात्र पोता। जल्द ही रात हो गई। दरवाजे खुले और आमंत्रित मेहमान धीरे धीरे अंदर आने लगे। सभी मेहमानों को मेटल डिटेक्टर से गुजरना था और महिलाओं के गहनों के अलावा सभी खतरनाक चीजें ले जाना सख्त मना था। और भी ज्यादा लोग आने लगे और ड्राइववे पर ढेरों लग्जरी कारें भर गईं। इंपीरियल के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के कारण पत्रकार इस पर खूब नजर रख रहे थे।
लेकिन लू परिवार हमेशा की तरह कम ही चर्चा में रहा। इसके अलावा ये भोज आम जनता के लिए खुला नहीं था, इसलिए किसी ने भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं की। भाई लू, जन्मदिन मुबारक हो। गुआन रुई ने खुशी से अभिवादन किया। गुआन जियाओ के अलावा एक और किशोर उसके पीछे पीछे आ रहा था। शुक्रिया, अंदर आइए। ये है। लू चोंगशान और यान रुई ने गुआन रुई के बगल में बैठे किशोर की ओर देखा। वह लगभग 13-14 साल का था, सुंदर और थोड़ा घमंडी भी। यह मेरा पोता गुआन जिचेन है, गुआन रुई ने परिचय कराया। यान रुई ने उत्साह से कहा, ओह जीचेन, जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था तब वह बहुत छोटा था, लेकिन अब वह बड़ा हो गया है। मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। उसे अब मिडिल स्कूल में होना चाहिए था। आंटी लू, वह अब हाई स्कूल के 3रे वर्ष में है। उसने कुछ कक्षाएं छोड़ दी हैं। गुआन जियाओ ने विनम्रता से उत्तर दिया। वाह, प्रभावशाली। अगली बार वह अपने पिता से भी बेहतर होगा। गुआन रुई को अपने पोते पर बहुत गर्व था, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, उसे अभी बहुत आगे जाना है। जैसे ही वे हॉल में दाखिल हुए, गुआन जियाओ ने चारों ओर देखा और फिर पूछा, आंटी लू, क्या लिटिल ट्रेजर आसपास नहीं है? ओह, लिटिल ट्रेजर अभी कमरे में है। मुझे डर है कि उसे इतने सारे लोगों के साथ रहने की आदत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम उसे बाद में बाहर निकाल देंगे। यान रुई उस पल बहुत दयालु और प्यार भरी लग रही थी जब उससे उसके पोते के बारे में बात की जा रही थी। गुआन जियाओ ने फिर यान रुई की बाहों में लिपटकर पूछा, आंटी, मैंने लिटिल ट्रेजर की हालत के बारे में कुछ सुना है। जब मैं विदेश में पढ़ रहा था तब मैंने मनोविज्ञान में माइनर डिग्री ली थी और मैं कई स्पेशल बच्चों के संपर्क में रहा हूँ। शायद मैं उसकी मदद कर सकूं और उसकी देखभाल कर सकूं। ठीक है, यान रुई हिचकिचा रहा था। चीजें इस तरह नहीं रह सकती। जब जीचेन 5 साल का था तब से वह मेरे भाई के साथ कंपनी में मीटिंग में शामिल होने जाता था। उसे जरा भी डर नहीं लगता था। गुआन जियाओ ने आगे कहा। वह जानती थी कि लू परिवार का मुख्य व्यक्ति न तो यान रुई था और न ही लू चोंगशान। वह लू टिंगजियाओ का बेटा लिटिल ट्रेजर था। वह लू टिंगजियाओ का इकलौता बेटा था और लू चोंगशान और यान रुई का इकलौता पोता। चूंकि उनका इकलौता पोता था, इसलिए उन्हें किसी भी चीज से ज्यादा इस बच्चे की चिंता थी। इसीलिए उसने जानबूझकर मनोविज्ञान में मामूली डिग्री और ऑटिज्म में विशेषज्ञता हासिल की थी। जब यान रुई ने उसका सुझाव सुना तो उसे किसी कारण से बेचैनी महसूस हुई। असल ऑटिज्म के मामलों में बच्चा बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ होता है, लेकिन लिटिल ट्रेजर तो चौंकाने वाला था और दूसरे बच्चों से ज्यादा बहिर्मुखी व्यवहार कर रहा था। तो वह ऑटिस्टिक कैसे हो सकता है? किन मुफेग ने भी बताया कि लिटिल ट्रेजर को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में ज्यादा अंक नहीं मिले। उनका अनुमान था कि यह एक पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है। इसके अलावा जब से निंग शी आई है, लिटिल ट्रेजर की हालत में काफी सुधार हुआ है। वह मुस्कुराने और हंसने लगा है, यहाँ तक कि बातें भी करने लगा है। अध्याय 834, छोटा खजाना खो गया है। अध्याय 834, छोटा खजाना खो गया है। फिर भी वह जानती थी कि गुआन जियाओ अच्छा व्यवहार कर रही है, इसलिए यान रुई ने उसके हाथ थपथपाए और उसे धन्यवाद दिया। धन्यवाद जियाओ, लिटिल ट्रेजर अब ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं जरूर तुम्हें ढूंढूंगी। लिटिल ट्रेजर की हालत स्थिर होने से पहले वह किसी को भी आसानी से लिटिल ट्रेजर के संपर्क में नहीं आने देती थी, भले ही वह गुआन जियाओ ही क्यों न हो। गुआन जियाओ को अभी भी आशा थी और उसने पूछा, क्या लिटिल ट्रेजर अब स्कूल जा रहा है? हाँ वह है। कौन सा स्कूल? गुआन जियाओ ने फिर पूछा। शानदार किंडरगार्टन। जहाँ तक मुझे पता है यह एक अच्छा स्कूल है, लेकिन यह एक सामान्य किंडरगार्टन ही है। लिटिल ट्रेजर की हालत देखते हुए उसे किसी विशेष आवश्यकता वाले स्कूल में जाना चाहिए। मैं एक ऐसे स्कूल के बारे में जानता हूँ जो खास तौर पर ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए बनाया गया है। मैं खुद एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में वहाँ गया हूँ। यह वाकई बहुत अच्छी तरह से योजनाबद्ध है और ज्यादातर बच्चों में वहाँ जाने के बाद सकारात्मक बदलाव आए हैं। मैं प्रिंसिपल को जानता हूँ। क्या आप लिटिल ट्रेजर को वहाँ ट्रांसफर करवाना चाहते हैं? गुआन जियाओ ने पूछा। यद्यपि यान रुई को नहीं लगता था कि लिटिल ट्रेजर ऑटिस्टिक है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज हो जो उसे प्रगति करने में मदद कर सकती है तो वह कोशिश करने को तैयार होगी। वह गुआन जियाओ के प्रेरक स्वर से थोड़ा लुभा गई, लेकिन वह फिर से हिचकिचाई। ठीक है, मुझे निर्णय लेने से पहले टिंगजियाओ से इस बारे में बात करने की जरूरत है। गुआन जियाओ ने तुरंत स्पष्ट किया। बेशक, यह कोई जरूरी मामला नहीं है। जब भी आपको मेरी जरूरत हो मुझसे संपर्क करें। मैं बाद में टिंगजियाओ से इस बारे में बात करूंगी और देखूंगी कि वह क्या सोचते हैं। ठीक है, धन्यवाद जियाओ। यान रुई को राहत मिली। न केवल गुआन जियाओ को लिटिल ट्रेजर के अस्तित्व की परवाह नहीं थी, बल्कि वह उसके बारे में बहुत चिंतित थी, जिससे यान रुई बेहद खुश थी। वे यूं ही बातें कर रहे थे कि एक नौकरानी अचानक उनकी तरफ दौड़ी। उसने यान रुई के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, मैडम, छोटे मालिक गायब हो गए हैं। क्या? तुमने क्या कहा? यान रुई की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। गुआन जियाओ ने देखा। क्या हुआ? थोड़ी देर बाद यान रुई, गुआन जियाओ, लू चोंगशान, लू तिंगजियाओ और लू जिंगली सभी उस कमरे में दिखाई दिए जिसमें लिटिल ट्रेजर था। लू चोंगशान नाराज दिखे। वह अचानक गायब क्यों हो गया? तुम क्या कर रहे थे? नौकरानी ने यान रुई की तरफ देखा, फिर गुआन जियाओ की तरफ। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। लू चोंगशान के गुस्से से बचने के लिए उसने ईमानदारी से जवाब दिया, दरअसल लिटिल मास्टर थोड़ी देर पहले बाहर आए थे, लेकिन जब उन्होंने मैडम लू और सुश्री गुआन की बातचीत सुनी तो अचानक भाग गए। उस समय वहाँ बहुत सारे लोग थे और मैं उन्हें पकड़ नहीं पाई, इसलिए मैं उन्हें कहीं नहीं ढूंढ पाए। नौकरानी रो रही थी। छोटा मालिक तो परिवार की धुरी था। अगर उसे कुछ हो गया तो वह खत्म हो जाएगी। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे?
लू चोंगशान ने यान रुई और गुआन जियाओ को घूर कर देखा। यान रुई का चेहरा पीला पड़ गया। क्या ऐसा हो सकता है? गुआन जियाओ की अभिव्यक्ति भी बदल गई। कुछ तो बोलो। लू चोंगशान ने उत्सुकता से यान रुई को देखा। जैसे ही लू चोंगशान यान रुई से पूछ रहा था, लू टिंगसियाओ के फोन से गुआन जियाओ की आवाज आए। आंटी, लिटिल ट्रेजर की हालत। जब जीचेन 5 साल का था तब मैं एक छोटे से विशेष जरूरत वाले बच्चे को जानता था। मैं ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए बने एक स्कूल को जानता था। जब वे बात कर रहे थे, लू टिंगजियाओ ने शांतिपूर्वक सीसीटीवी सिस्टम तक पहुंच बनाई और फुटेज की जांच की। अध्याय 835 छोटे खजाने ने सुरक्षा कैमरों को चकमा दिया। अध्याय 835 छोटे खजाने ने सुरक्षा कैमरों को चकमा दिया। सीसीटीवी फुटेज से गुआन जियाओ की बात सुनकर लू चोंगशान स्पष्ट रूप से नाखुश दिखे। लिटिल ट्रेजर का अपहरण एक गंभीर मामला था और लू परिवार ने सारी जानकारी सार्वजनिक रूप से गुप्त रखी। सभी को इसके बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं था, लेकिन परिवार के कुछ लोगों ने इसके बारे में कुछ सुना था। लिटिल ट्रेजर के 2 साल तक सार्वजनिक रूप से न दिखाई देने के अलावा तरह तरह की अफवाहें भी फैलीं। कुछ लोगों ने तो ये भी मान लिया कि लिटिल ट्रेजर सदमे के कारण मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है। लिटिल ट्रेजर में ऑटिज्म के लक्षण दिख सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने गुआन जियाओ को लिटिल ट्रेजर को विशेष आवश्यकता वाला बच्चा, ऑटिस्टिक बच्चा कहते सुना और यहाँ तक कि उसकी तुलना गुआन जिचेन से की, तो लू चोंगशान स्पष्ट रूप से नाखुश हुए। फुटेज चलने पर माहौल थोड़ा अजीब हो गया। गुआन जियाओ ने भौहें चढ़ाईं। आंटी लू के साथ मेरी बातचीत में ऐसा कुछ भी नहीं लगता जिससे बच्चे को परेशानी हुई हो। क्या कोई और कारण हो सकता है? लू जिंगली ने उसे घूरा और बुदबुदाया, बच्चे को परेशान नहीं किया। खुद को उसकी जगह रखकर देखो। क्या तुम खुश होती अगर तुम्हें बीमार बताया जाता और तुम्हें विशेष जरूरत वाले स्कूल में भेजने की जरूरत होती? लिटिल ट्रेजर बिल्कुल सामान्य बच्चा है। बेशक तुम्हारी बातें सुनकर वह दुखी और परेशान जरूर होता। लू जिंगली के शब्द बिल्कुल वही थे जो लू चोंगशान और यान रुई ने सोचा था। गुआन जियाओ के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। हालांकि उसे नहीं लगा कि यह उसकी गलती थी, लेकिन वह लू जिंगली को मना भी नहीं कर सकी। उसने माफी मांगी, मुझे माफ करना, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। यान रुई समझ गई कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, इसलिए उसने गुआन जियाओ की पीठ थपथपाई। जियाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह हमारी बातें सुनने के लिए वहां मौजूद होगा। लू चोंगशान चिंतित था। अब हमारी मुख्य प्राथमिकता लिटिल ट्रेजर को ढूंढना है। अगर कुछ भी हुआ तो परिणाम घातक हो सकते हैं। टिंगजियाओ, क्या तुम देख सकती हो कि कैमरे की फुटेज में लिटिल ट्रेजर कहाँ गया? यान रुई ने चिंतित होकर पूछा। लू टिंगजियाओ ने जवाब दिया, उसने जानबूझकर सुरक्षा कैमरों से दूरी बना ली। गुआन जियाओ लू टिंगजियाओ की बात सुनकर हैरान रह गई। 5 साल का बच्चा कैसे जान सकता है कि सिक्योरिटी कैमरों से कैसे बचना है? क्या लू टिंगजियाओ बड़ा चढ़ाकर कह रही थी? यह महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है। यान रुई और भी चिंतित हो गई। अब क्या? आज इतने सारे मेहमान हैं। गुआन जियाओ अपनी गलती की भरपाई करने के बारे में सोच रही थी, इसलिए उसने सुझाव दिया, आमतौर पर ऑटिस्टिक, मेरा मतलब है लिटिल ट्रेजर जैसे व्यक्तित्व वाले बच्चे में सुरक्षा की भावना का अभाव होता है। वे उन जगहों पर छिपते हैं जहां वे सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए वह कमरे में छिपा हो सकता है। क्या तुमने कमरे में देखा है? गुआन जियाओ ने नौकरानी से पूछा। नौकरानी ने सिर हिलाया, मैंने देख लिया है। क्या तुम्हें यकीन है? गुआन जियाओ ने फिर पूछा। अलमारियों में, बिस्तर के नीचे, हर जगह। अलमारियां, बिस्तर के नीचे। नौकरानी ने सिर हिलाया और भौहें चढ़ा दी। नहीं, छोटे मालिक को साफ सुथरी जगहें पसंद हैं। वे उन जगहों पर कभी नहीं जाएंगे। बस उसे वहीं ढूंढो। मेरे अनुभव के अनुसार वही सबसे ज्यादा संभावना वाली जगहें हैं, गुआन जियाओ ने कहा। नौकरानी ने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। उसने लू चोंगशान और यान रुई की ओर देखा। अध्याय 836 पत्नी की रक्षा करने वाला शैतान सक्रिय हो गया है। अध्याय 836 पत्नी की रक्षा करने वाला शैतान सक्रिय हो गया है। अनुमति मिलने के बाद कमरे में मौजूद सभी लोग इधर उधर देखने लगे। कुछ देर बाद भी वे उसे नहीं ढूंढ पाए। गुआन जियाओ ने फिर सोचा, क्या बच्चे को ऐसी जगहें हैं जहां वह जाना पसंद करता है? नौकरानी ने अपनी वर्दी से पसीना बहाते हुए जवाब दिया, मैंने हर उस जगह की जांच कर ली है जहां वह हो सकता है। अब क्या? टिंगजियाओ, कुछ तो बोलो। यान रुई ने हताशा से अपने सबसे बड़े बेटे की ओर देखा। लू टिंगजियाओ अपने फोन पर घूरता रहा। मैंने बाहर निकलने के रास्ते देख लिए हैं, वो अभी भी परिधि के अंदर ही है। ये सब मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया कि वह पास में था और मैंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे वह परेशान हो गया। यान रुई ने खुद को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। लू चोंगशान ने हार नहीं मानी। इसका मतलब है कि वह अभी भी यहीं कहीं है, लेकिन हमें अभी भी उसे ढूंढना है। हम उसे यूं ही अकेला नहीं छोड़ सकते, है ना? उसे शांत होने दो, लू टिंगजियाओ ने भावशून्यता से कहा। लू चोंगशान गुस्से से भर गया। क्या तुम अभी गंभीर हो? वो सिर्फ 5 साल का है, तुम उसे शांत करना चाहते हो। लिटिल ट्रेजर पहले से ही अस्थिर है और हाल ही में उसकी हालत में सुधार हुआ है। क्या तुम उसे वापस पहले जैसी स्थिति में ले जाना चाहते हो? ये देखकर कि लू टिंगजियाओ कुछ नहीं कर रही थी, लू चोंगशान ने अपना गुस्सा दबा लिया। ठीक है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उस औरत को बुलाओ। उस औरत। जैसे ही उसने ये कीवर्ड सुना, गुआन जियाओ हाई अलर्ट पर आ गई। लू टिंगजियाओ ने अपने पिता की ओर ठंडेपन से देखा। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? वह महिला। लू चोंगशान ने अपने बेटे की ओर देखा। निंगक्षी। मुझे आश्चर्य है कि वह हमारे लिए कौन है लूस, कि उसे आपके बुलाने पर ही यहाँ आना पड़ता है। लू टिंगजियाओ ने धीरे से कहा। लू जिंगली ने अपना सिर हिलाया।
ये जानते हुए कि पत्नी की रक्षा करने वाला शैतान अभी सक्रिय हो गया था। क्या तुम लोग अभी डेटिंग नहीं कर रहे हो? लू चोंगशान नाराज था। मैं देख रहा हूँ पिताजी को इसके बारे में पता है। लू टिंगजियाओ की यह आकस्मिक टिप्पणी जानबूझकर की गई थी। वे जानते थे कि उसका पहले से ही एक साथी है, फिर भी वे उसे दूसरी औरतों से मिलाने की कोशिश करते थे। वे उसे वह औरत कहते थे, लेकिन जब कोई संकट आता तभी वे उसे लू टिंगजियाओ की प्रेमिका के रूप में याद करते। लू चोंगशान शर्मिंदा था क्योंकि उसके अपने बेटे ने उसे एक अजनबी के सामने अपमानित किया था। साले, अपने बाप से बात करने का यही तरीका है क्या? तुम दोनों बहस क्यों कर रहे हो? क्या यही सही समय है ऐसा करने का? यान रूई ने लू चोंगशान को दूर खींच लिया और उसे लिटिल ट्रेजर की खातिर शांत होने का इशारा किया। यान रूई ने फिर लू टिंगजियाओ की तरफ देखा। टिंगजियाओ, तुम्हारे पिता सामान्य से थोड़े परेशान हैं, उनकी परवाह मत करो। लिटिल ट्रेजर अब हमारी प्राथमिकता है। भाई, चलो किसी आपात स्थिति में भाभी को बुला लेते हैं। लू जिंगली ने माहौल को थोड़ा नरम करने की कोशिश की क्योंकि वैसे भी उनके पिता का जन्मदिन था। यान रूई ने सिर हिलाया। लू टिंगजियाओ ने कहा, मैं उसे फोन करके देखूंगा कि वह उपलब्ध है या नहीं। उसकी उपलब्धता पूछने का क्या मतलब था? उसे तुरंत यहाँ आना चाहिए था, भले ही वह व्यस्त हो। लिटिल ट्रेजर से ज्यादा जरूरी और क्या था? लू चोंगशान लू टिंगजियाओ के रवैये से नाखुश था, लेकिन वह इस बारे में कुछ कह नहीं सका। ठीक है, जल्दी से उसे बुलाओ, यान रूई ने कहा। अध्याय 837, क्या लिटिल ट्रेजर के साथ कुछ हुआ? अध्याय 837, क्या लिटिल ट्रेजर के साथ कुछ हुआ? गुआन जियाओ जब अपने सामने घटी घटना को देखा तो वह सतर्क हो गई। अभी क्या हुआ? हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उस औरत का लिटिल ट्रेजर पर काफी प्रभाव था, इतना प्रभावशाली कि यान रूई और लू चोंगशान ने उसे स्वीकार कर लिया, जबकि यह साफ था कि वे उसे पसंद नहीं करते थे। वह तो एक मामूली अभिनेत्री थी, तो वह लिटिल ट्रेजर के करीब कैसे रह सकती थी? गुआन जियाओ पहले ही जांच कर चुका था। देश का सबसे काबिल मनोचिकित्सक भी लिटिल ट्रेजर के बारे में कुछ नहीं कर सका। उसी समय स्पिरिट स्टूडियो में निंग शी एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद स्टूडियो में आई। गोंग शांगजे, हान मोमो और कियाओ वेइलान कड़ी मेहनत कर रहे थे। निंग शी ने उनका अभिवादन करने के बाद गोंग शांगजे को अकेले अपने दफ्तर में बुलाया। बॉस, क्या हुआ? निंग शी ने सिर हिलाया और उसकी तरफ देखा। मुझे बताओ कि तुम डायरेक्टर कियाओ के बारे में क्या सोचते हो? गोंग शांगजे ने हिचकिचाते हुए पूछा। सच? निंग शी हंसी। बिल्कुल ठीक है, गोंग शांगजे ने गला साफ किया। मैं उसके व्यक्तित्व से शुरुआत करता हूँ। वह काफी ठंडी स्वभाव की है, इसलिए हम उससे जरूरत से ज्यादा बात करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन उसकी क्षमताएं बेहतरीन हैं। जिन कामों को पूरा करने में हमें कुछ दिन लग सकते हैं, उन्हें वह पल भर में पूरा कर देती है। पिछले कुछ दिनों में जब से वह यहाँ आए है, हमारी कार्यक्षमता में जबरदस्त वृद्धि हुई है। दरअसल फैशन वीक के बाद हमें जो ऑर्डर मिले थे वे लगभग पूरे हो गए हैं। निंग शी ने राहत की सांस ली। गोंग शांगजे ने फिर से संकोच किया। लेकिन क्या? पर लेकिन मैं इसे कैसे कहूँ? मुझे लग रहा है कि उसका ध्यान यहाँ नहीं है। उसे जो काम सौंपा गया है उसके अलावा वह यहाँ कोई और काम सक्रिय रूप से नहीं करती। गोंग शांगजे ने ईमानदारी से जवाब दिया। निंग शी की उम्मीद के मुताबिक ही हुआ। उसका यहाँ हमारे साथ होना हमारे लिए एक आशीर्वाद है। उसका अचानक यहाँ तबादला हो गया था और उसके लिए ये सिर्फ किन शेंग्यू का एक मिशन था। शायद उसे बस यही उम्मीद थी कि वह कोई गलती न करे और वह कोई ऐसा काम न करे जो उसके कार्यक्षेत्र से बाहर हो। समय पूरा होते ही वह चली जाएगी। ठीक है, मुझे पूरी बात समझ आ गई। खैर, कियाओ वेइलान का आना हमारे लिए बहुत मददगार रहा है, इसलिए उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। जहाँ तक स्टूडियो की बात है, हमें खुद ही सुधार करना होगा। हम हमेशा उस पर निर्भर नहीं रह सकते। निंग शी ने कहा। गोंग शांगजे ने उत्तर दिया। समझ गया बॉस। वे बातें कर ही रहे थे कि अचानक निंग शी का फोन बज उठा। लू टिंगजियाओ का फोन था। अचानक उसकी शक्तिशाली आभा फीकी पड़ गई और वह कोमल और मधुर हो गई। गोंग शांगजे को तुरंत समझ आ गया कि फोन कौन कर रहा है। बॉस, अगर और कुछ न हो तो मैं काम पर वापस जाऊंगा। ठीक है। गोंग शांगजे के बाहर जाने के बाद निंग शी ने अपना फोन उठाया। अरे बॉस, क्या बात है? तुम क्या कर रही हो? लू टिंगजियाओ ने उससे धीरे से पूछा। मैं स्टूडियो में हूँ, बस प्रगति देख रहा हूँ। अगर आप बहुत व्यस्त न हो तो क्या आप लू निवास पर आ सकते हैं? लू टिंगजियाओ ने पूछा। मैं इतनी व्यस्त नहीं हूँ, पर अचानक क्यों? क्या आज तुम्हारे पापा का जन्मदिन नहीं है? निंग शी ने भौहें चढ़ाईं और उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। लिटिल ट्रेजर को कुछ हो गया है क्या? अध्याय 838, पुनर्तः स्वचालित खजाना खोजने की क्षमता। अध्याय 838, पुनर्तः स्वचालित खजाना खोजने की क्षमता। चिंता मत करो, लिटिल ट्रेजर ठीक है, बस वो गायब हो गया है। मैंने बाहर निकलने के रास्तों के सुरक्षा कैमरे के फुटेज देखे हैं। वो गया नहीं है, वो अभी भी परिधि के आसपास ही है। लू टिंगजियाओ ने जवाब दिया। क्या गायब? वह अचानक गायब क्यों हो गया? मैं अभी आती हूँ, मुझे बाद में पूरी जानकारी देना। निंग शी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी जब उसे एहसास हुआ कि यह लिटिल ट्रेजर है। अपना समय लो, टैक्सी ले लो, अकेले गाड़ी मत चलाओ, लू टिंगजियाओ ने उसे याद दिलाया। उसे चिंता थी कि वह लापरवाही से गाड़ी चलाएगी। ठीक है, मुझे पता है। लू निवास पर लू जिंगली और यान रूई को राहत मिली जब उन्हें पता चला कि निंग शी आ रही है। गुआन जियान ने मुस्कुराने की कोशिश की और उसने सहजता से पूछने की कोशिश की, तो ऐसा लगता है कि निंग शी के लिटिल ट्रेजर के साथ अच्छे संबंध हैं। हाँ, हमारा छोटा खजाना उसे पसंद करता है
और आमतौर पर उसकी बात सुनता है। यान रूई ने सावधानी से अपने शब्द कहे। वह ये बात कभी नहीं छिपा सकती थी, इसलिए उसने गुआन जियाओ को मानसिक रूप से तैयार करने की कोशिश की। गुआन जियाओ को उम्मीद नहीं थी कि वह महिला दिखने में जितनी स्मार्ट है उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट होगी। दरअसल उसने इतनी जल्दी लिटिल ट्रेजर के साथ एक अच्छा रिश्ता बना लिया था। गुआन जियाओ ने आह भरी, ये बहुत अच्छा है। उम्मीद है कि सुश्री निंग के यहाँ आने के बाद हम लिटिल ट्रेजर को ढूंढ लेंगे। हालांकि वह आशान्वित लग रही थी, लेकिन उसे पता था कि निंग शी यहाँ अक्सर नहीं आती और शायद उसने पहले कभी लू के पूरे घर का चक्कर भी नहीं लगाया होगा। घर इतना बड़ा था कि उसके लिए अकेले लिटिल ट्रेजर ढूंढना नामुमकिन था। जितनी बड़ी आशा होगी उतनी ही बड़ी निराशा होगी। लू चोंगशान और यान रूई को भी यह बात समझ में आ गई, लेकिन उनके पास कोई और बेहतर विचार नहीं था। हम किसी बाहरी व्यक्ति पर यूं ही भरोसा नहीं कर सकते। मैंने कुछ नौकरों को उसे चुपके से ढूंढने को कहा है। अगर सब कुछ नाकाम रहा तो मैं भोज पहले ही निपटा दूंगा। लू चोंगशान बोला। गुआन जियाओ हैरान थी। हालांकि उसने खुद को इसके लिए तैयार कर लिया था, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि लिटिल ट्रेजर लू चोंगशान के लिए कितना महत्वपूर्ण था। लू निवास पर जब निंग शी पहुंची तब तक ज्यादातर मेहमान आ चुके थे। निवास में अच्छी रोशनी थी और वह बाहर से संगीत और बातचीत की आवाजें सुन सकती थी। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी, इसलिए टैक्सियां केवल पहाड़ी के नीचे तक ही जा सकती थीं। जैसे ही निंग शी टैक्सी से उतरी, उसने देखा कि लू जिंगली पहले से ही वहां इंतजार कर रही थी। आज रात क्या हुआ? लू जिंगली ने कार का इंजन तेज किया और उसे पूरी घटना बताई। यही हुआ, बेचारा नन्हा खजाना अभी भी कहीं छिपा हुआ है। निंग शी ने आंखें मूंद लीं। क्या गुआन जीचेन वाकई इतना अद्भुत है? जब वह छोटा था तब से ही उसके बारे में यह अफवाह फैली हुई है कि वह प्रतिभाशाली है। वह मात्र 13 वर्ष की आयु में ही हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में प्रवेश ले रहा है और अगले वर्ष इंपीरियल विश्वविद्यालय में आवेदन कर रहा है। निःसंदेह वह हमारे छोटे खजाने के साथ अतुलनीय है। मैं भी उससे बेहतर नहीं हूँ। ठीक है। वे बातें करते हुए लू निवास के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। लू जिंगली ने निंग शी के लिए दरवाजा खोला और चिंता से अपना सिर खुजाया। जियाओ शी, इस बार मुश्किल होने वाली है। पहले जो हुआ था वो ये था कि वो अटारी में बंद हो गया था, लेकिन इस बार वो गायब हो गया है और तुम यहाँ के माहौल से ज्यादा वाकिफ नहीं हो। लेकिन खुद पर जोर मत डालना। अगर हम उसे सचमुच नहीं ढूंढ पाए तो पिताजी भोज जल्दी खत्म कर देंगे। छोटे खजाने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। लू जिंगली बुदबुदा ही रही थी कि निंग शी अचानक चिल्लाई। फिर वह हैरानी से झुकी और उस छोटे बच्चे को ऊपर उठाया जो अंधेरे से दौड़कर उसकी ओर आया था। छोटा खजाना, मेरा बच्चा, तुमने तो आंटी जियाओ शी को लगभग डरा ही दिया था। तुम कहाँ थी? लू जिंगली अवाक रह गई, उन्हें देखती रही। भाई शी, तुम्हारी पूरी तरह से स्वचालित खजाना ढूंढने की क्षमता कमाल की है। अध्याय 839, छोटे खजाने ने उसे पा लिया था। अध्याय 839, छोटे खजाने ने उसे पा लिया था। उसी समय लू टिंगजियाओ, लू चोंगशान और यान रूई गुआन जियाओ के साथ बगीचे में कहीं थे। कुछ तनावग्रस्त नौकरानियां भी खोज दल में शामिल थीं। बटलर वॉकी टॉकी पर बात कर रहा था और कुछ निर्देश दे रहा था। मास्टर, हमें लिटिल मास्टर कहीं नहीं मिल रहे। बटलर जिंग बहुत ज्यादा पसीना बहा रहा था। लू चोंगशान का चेहरा उदास हो गया। तलाशी दल में और लोग जोड़ो। अगर हम और लोगों को शामिल करेंगे तो मेहमानों को शक हो जाएगा, बटलर शिन ने हिचकिचाते हुए कहा। उन्होंने भीड़ को बताया था कि यान रूई का एक महंगा हार गायब हो गया है और वे उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन यदि वे खोज दल में और लोगों को जोड़ते हैं तो यह अनुचित लगेगा। इसके अलावा मेजबान परिवार इतने लंबे समय के बाद मौजूद नहीं था, इसलिए मेहमानों को शायद पहले से ही कुछ होने का अंदेशा था। पीछे हटो। लू टिंगजियाओ ने जिंग वू की कलाई पर समय देखने के बाद उससे एक शब्द कहा। एक ने कहा और लोगों को बुलाओ, दूसरे ने कहा पीछे हट जाओ। जिंग वू ने पहले बड़े की तरफ देखा, फिर पहले गुरु की तरफ। उसे किसकी बात माननी चाहिए? वे पीछे क्यों हटें? हमें अभी तक लिटिल ट्रेजर नहीं मिला है। लू चोंगशान गुस्से से बोला। निंग शी जल्द ही यहाँ आने वाली है, लू टिंगजियाओ ने उत्तर दिया। तो क्या हुआ? क्या वो कोई भगवान है? हमने उस जगह का लगभग हर इंच छान मारा, पर लिटिल ट्रेजर नहीं मिला। वो क्या कर सकती है? लू चोंगशान को यकीन नहीं हुआ। टिंगजियाओ, लिटिल ट्रेजर की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। अंकल लू की बात सुनो। गुआन जियाओ ने उसे समझाने की कोशिश की। जिंग वू, तुम वहाँ किस लिए खड़े हो? लू चोंगशान ने उससे आग्रह किया। जब जिंग वू दुविधा में था कि क्या करे, तो उसने अचानक अपने सामने एक आश्चर्य देखा। लिटिल मास्टर? क्या? छोटा खजाना कहाँ? यान रूई और लू चोंगशान ने एक साथ पूछा। ऐसा लगता है जैसे लिटिल मास्टर। सभी लोग उस दिशा की ओर देखने लगे जिस ओर जिंग वू इशारा कर रहा था। उन्होंने देखा कि लू जिंगली और निंग शी उनकी ओर आ रहे हैं और निंग शी अपनी गोद में एक बच्चे को पकड़े हुए थी। छोटे लड़के ने लू जिंगली का कोट पहना हुआ था और उसने निंग शी की गर्दन को कसकर पकड़ रखा था और अपना चेहरा उसकी बाहों में छिपा रखा था। ये स्थिति उसकी अत्यधिक असुरक्षा को प्रदर्शित कर रही थी। सभी लोग खुशी से आश्चर्यचकित थे। जिंगली, तुम लोगों को लिटिल ट्रेजर कहाँ मिला? यान रूई उत्साहित था। हमने कोशिश भी नहीं की। जैसे ही भाभी प्रकट हुई, लिटिल ट्रेजर प्रकट हो गया, लू जिंगली ने समझाया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा और वे सभी भ्रमित दिख रहे थे। अंत में निंग शी को छोटा खजाना नहीं मिला। छोटा खजाना उसे मिल गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि निंग शी के आने पर लू टिंगजियाओ इतना शांत था। उसे यकीन था कि लिटिल ट्रेजर मिल ही जाएगा। जाहिर है लिटिल ट्रेजर अभी भी आसपास ही था, लेकिन वह खुद को जाहिर नहीं करना चाहता था।
जैसे ही उसे वह व्यक्ति दिखाई देगा जिसे वह देखना चाहता है, जिस पर वह भरोसा कर सके और जो उसे पर्याप्त सुरक्षा का एहसास दे, वह खुद ही बाहर आ जाएगा। लू चोंगशान और यान रुई को राहत मिली। हालांकि वे अनिश्चित थे कि उन्हें निंग शी का सामना किस दृष्टिकोण से करना चाहिए। निंग शी को उनकी जरा भी परवाह नहीं थी, उसे तो बस लिटिल ट्रेजर की चिंता थी और वह उसे धीरे से दिलासा दे रही थी। वह छोटा सा बच्चा अपनी लेखन पट्टी कसकर पकड़े हुए था, मानो कुछ कहना चाहता हो। छोटे खजाना, क्या हुआ? निंग शी ने उससे लिखने का बोर्ड ले लिया। जैसे ही उसने लिखा हुआ देखा, उसकी आंखें लाल हो गईं। माँ, मुझे घर जाना है। अध्याय 840। जहाँ माँ थी वहीं घर था। अध्याय 840। जहाँ माँ थी वहीं घर था। माँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। यान रुई ने जब लिटिल ट्रेजर की लिखी बातें देखी तो वह रो पड़ी। तब उसे एहसास हुआ कि गुआन जियाओ के साथ उसकी बातचीत ने लिटिल ट्रेजर को कितना नुकसान पहुंचाया था। अगर वह इतना परेशान न होता तो उसने ऐसे बेबसी भरे शब्द न लिखे होते। वे दावा करते थे कि वे ही लिटिल ट्रेजर से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वे उसे घर जैसा घर भी नहीं दे पाए। लिटिल ट्रेजर को यहाँ कभी अपनापन महसूस ही नहीं हुआ था। वह घर पर था, फिर भी उसने कहा कि वह घर जाना चाहता है। गुआन जियाओ का ध्यान माँ शब्द पर था। उसने सोचा कि यह महिला शायद लिटिल ट्रेजर के साथ ज्यादा दोस्ताना व्यवहार करती होगी, लेकिन वह उसे अपनी माँ के रूप में पहचान चुका था। उसे अपनी प्रक्रिया तेज करनी पड़ी। निंग शी इस समय इस स्थिति का सामना नहीं करना चाहती थी और वह नन्हे बन को दिलासा देकर जाने को तैयार थी, लेकिन उसने अपना इरादा बदल दिया। उस दिन जो कुछ हुआ था उसे देखते हुए वह ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि कोई भी नन्हे बन को फिर से नीची नजर से न देखे। हालांकि लू टिंगजियाओ के साथ उसका सफर मुश्किल हो सकता था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसके बिना भी नन्हा बन अच्छी तरह से चल सकेगा। निंग शी ने अपनी भावनाओं को दबाते हुए नन्हे बन से धीरे से कहा, प्यारी बच्ची, ये तुम्हारा घर है और आज दादाजी का जन्मदिन है। क्या तुम्हें याद नहीं कि हमने दादाजी के लिए एक उपहार तैयार किया था? छोटे बन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने निंग शी को और भी कसकर पकड़ लिया। मैं दादाजी को उपहार देने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, निंग शी ने आगे कहा। लिटिल ट्रेजर ने अंततः सिर हिलाया। वह घर जाना चाहता था और घर वहीं था जहां मां थी। नन्हे बन को दिलासा देने के बाद निंग शी ने दोनों बुजुर्गों की तरफ देखा। वह चिंतित स्वर में बोली, छोटे ट्रेजर को अब बहुत ठंड लग रही है। शायद बाहर हवा में रहने से उसे जुकाम हो गया है। अच्छा होगा अगर वह अभी गर्म पानी से नहा ले। यान रुई ने जल्दी से आमंत्रित किया, अंदर आओ। बगीचे में यूं ही खड़े मत रहो। लू चोंगशान मानसिक रूप से लिटिल ट्रेजर के निंग शी के साथ जाने के लिए तैयार था, लेकिन चूंकि लिटिल ट्रेजर अब यहीं रहने वाला था, इसलिए उसने जल्दी से उन्हें अंदर आने दिया। जब तक लिटिल ट्रेजर यहाँ रहेगा, वह उस महिला को यहाँ अपना चेहरा दिखाने की भी अनुमति देगा। मेहमान पहले से ही बैंक्वेट हॉल में फुसफुसा रहे थे और चुपके से एक दूसरे को देख रहे थे, इसलिए लू चोंगशान ने ये पुष्टि करने के बाद कि लिटिल ट्रेजर की हालत स्थिर है, हॉल में प्रवेश किया। इंतजार के लिए मुझे माफ करना। आज मेरे जन्मदिन पर यहाँ आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका स्वागत है एल्डर लू। हमें आमंत्रित किए जाने पर गर्व है। मेहमानों ने बिना किसी अजीब भाव के गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, लेकिन वे सभी यह अनुमान लगा रहे थे कि क्या हुआ था। तुम्हें क्या लगता है आज रात क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मैडम लू का कीमती हार गायब हो गया है, लेकिन अगर वह सिर्फ एक हार था तो क्या पूरे मेजबान परिवार को इतने लंबे समय तक गायब रहने की जरूरत थी? शायद ये फिर से छोटा आदमी है। मैंने भी यही अनुमान लगाया था। लू परिवार निश्चित रूप से बदकिस्मत है। उनके पास केवल यही एक उत्तराधिकारी है और वह भी मंदबुद्धि है। लू परिवार ने शायद पहले भी बहुत सारे गंदे सौदे किए होंगे, इसलिए इसका फल उनके पोते पर पड़ा। अध्याय 841। छोटे खजाने के साथ संबंध सुधारें। अध्याय 841। छोटे खजाने के साथ संबंध सुधारें। लू परिवार बेतुका है। जब लू टिंगजियाओ ने शादी से पहले एक बच्चा पैदा किया था, तब भी हमने कुछ नहीं कहा और तुम तो बस उस बच्चे का ख्याल रखने की कोशिश कर रही थी। न सिर्फ वे कृतज्ञ नहीं हैं, बल्कि वे तुम पर दोष कैसे मर सकते हैं। गुआन रुई को अपनी बेटी से घटना का पता चलने पर बहुत गुस्सा आया। बात मत करो पापा, अंकल लू और आंटी लू ने मुझे दोष नहीं दिया। वे मुझे दिलासा दे रहे थे कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो मुझे धन्यवाद भी दिया, गुआन जियाओ ने समझाया। गुआन रुई के चेहरे पर नरमी छा गई। यही तो वो औरत है। क्या वो सचमुच लिटिल ट्रेजर के इतने करीब है? गुआन जियाओ ने नाखुशी से सिर हिलाया। मैंने लिटिल ट्रेजर को उसे अपनी मां कहकर संबोधित करते देखा। गुआन रुई को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा और धीरे से पूछा, जियाओ, तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? लिटिल ट्रेजर के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बना रहा हूँ, गुआन जियाओ ने जवाब दिया। गुआन रुई ने सिर हिलाया। तुम गलत हो। हालांकि तुम समझदार हो, लेकिन तुमने अपनी प्राथमिकता वाकई गलत समझी है। उस बच्चे की हालत देखकर तो वो अब बेकार कचरे जैसा हो गया है। कचरे से अपना रिश्ता सुधारने से क्या फायदा होगा? उस महिला के पास पहले से ही बच्चा था, लेकिन क्या आपने लू चोंगशान और यान रुई को उसके साथ अच्छा व्यवहार करते देखा? उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, भले ही वह पहले से ही लू टिंगजियाओ के साथ रिश्ते में थी।
उसे आमंत्रित नहीं किया गया था और वह उस बच्चे का उपयोग करके ही आज कार्यक्रम में शामिल हो सकती थी। गुआन जियाओ ने सोचा, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह महिला किसी अनजान वंश से है। मैं ये भी देख सकती हूँ कि अंकल लू और आंटी लू लिटिल ट्रेजर के बारे में बहुत चिंतित हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कम से कम वह मेरे जैसा हो, तब लू टिंगजियाओ को मेरी अहमियत का एहसास हो सकता है। गुआन रूई ने आह भरते हुए उसे समझाया, लिटिल ट्रेजर ही उनका एकमात्र उत्तराधिकारी है और वह उनका वास्तविक पोता है, इसलिए निश्चित रूप से वे चिंतित होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे चिंतित हैं कि लिटिल ट्रेजर की मां का चयन करते समय वे बहुत सख्त और सावधान रहेंगे। क्या तुम समझती हो कि लू परिवार की भावी मैडम होने का क्या मतलब है? चाहे वह महिला लिटिल ट्रेजर के कितने भी करीब क्यों न हो, ज्यादा से ज्यादा वे उसे एक निजी ट्यूटर या यहाँ तक कि उसकी देखभाल करने के लिए उसकी नानी के रूप में ही रख लेंगे। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि लू चोंगशान इतनी मूर्ख होगी कि उसे लू टिंगजियाओ से शादी करने देगी? खैर, गुआन जियाओ लड़खड़ाने लगा। गुआन रूई ने अपनी बेटी की पीठ थपथपाई। जियाओ, अपनी प्राथमिकताएं गलत मत करो। अब तुम्हें लू चोंगशान और यान रूई को प्रभावित करना चाहिए। बेशक ये तुम्हारे लिए आसान होगा। तुमने अभी मुख्य बात बताई है, वह महिला किसी प्रतिष्ठित परिवार से नहीं है, इसलिए चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह लू परिवार में कभी नहीं आ पाएगी। तुम्हें और उदारता से काम लेना होगा, ऐसी छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना नहीं चाहिए। लू परिवार को संभालने में सक्षम महिला की तरह व्यवहार करो, फिर पद तुम्हारा होगा, समझी? पिताजी, मैं समझ गई। ये सुनकर गुआन जियाओ सीधी बैठ गई, उसकी झुंझलाहट तुरंत गायब हो गई। गुआन रूई अपनी बेटी की ओर देखकर मुस्कुराया, ये तो बहुत बढ़िया है। एक और जरूरी बात थी जिसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। जब तक जियाओ लू परिवार में शामिल होगी और लू टिंगजियाओ से उसका अपना बच्चा होगा, तब तक लू चोंगशान और यान रूई निश्चित रूप से गुआन परिवार से ऐसे अद्भुत जीन वाले पोते को पाकर बहुत खुश होंगे। जब वह समय आएगा तो वे निश्चित रूप से अपना ध्यान उस कचरे से हटा लेंगे। अध्याय 842, वह अभी भी आकर्षक था। अध्याय 842, वह अभी भी आकर्षक था। दरवाजे पर दस्तक की आवाजें आईं तो निंगशी ने दरवाजा खोला। बाहर एक नौकरानी बड़े ध्यान से सूप का कटोरा पकड़े खड़ी थी। सुश्री निंग, यह मैडम लू के निर्देशानुसार अदरक का सूप है। ये सर्दी जुकाम से बचाव में मदद कर सकता है। ठीक है, धन्यवाद। जब लिटिल मास्टर नहा लेंगे तो मैं उन्हें ये खिला दूंगी। आपका स्वागत है, यह मेरा काम है। छोटी नौकरानी ने जाने से पहले झुककर प्रणाम किया। निंगशी ने अदरक का सूप मेज पर रखा और बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। लू टिंगजियाओ, क्या तुम सबका काम हो गया? हमारा काम हो गया, लू टिंगजियाओ ने बाथरूम से जवाब दिया। लू टिंगजियाओ लिटिल ट्रेजर को बाहर ले आया। छोटे बच्चे ने अपने चारों ओर एक बड़ा तौलिया लपेटा हुआ था, उसके बाल अभी भी गीले थे और वह अपने पिता की बाहों में फूला हुआ दिख रहा था। निंगशी तुरंत मंत्रमुग्ध हो गई और उसने अपनी बाहें फैला दी। लू टिंगजियाओ, मैं उसे पकड़ना चाहती हूँ। छोटे बन ने भी अपनी बाहें फैला दी और लू टिंगजियाओ ने उसे धीरे से निंगशी के पास पहुंचा दिया। निंगशी ने उस नन्हे से बच्चे के गाल पर चुंबन किया और फिर चम्मच से अदरक का सूप उसके मुंह में डाल दिया। नन्हे खजाने, इस सूप का स्वाद भले ही ज्यादा अच्छा न हो, पर यह सर्दी जुकाम से बचाव के लिए अच्छा है, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। छोटे बन ने बिना संघर्ष किए सारा पानी पी लिया। निंगशी ने ताली बजाई, तुम कमाल हो, तुमने काम पूरा कर दिया। छोटे बच्चे ने साफ कपड़े पहनने और अदरक का सूप पीने के बाद उसकी ओर प्रसन्नता से देखा। निंगशी ने समय देखा और सलाह दी, लू टिंगजियाओ, तुम्हें पहले लिटिल ट्रेजर को मेहमानों का स्वागत करने के लिए बाहर लाना चाहिए। हम? लू टिंगजियाओ ने सिर हिलाया और निंगशी से यह नहीं पूछा कि क्या उसने लिटिल ट्रेजर को रहने देने का फैसला किया है। जब छोटे बन ने निंगतसी की बात सुनी तो वह थोड़ा चिंतित हो गया। निंगशी ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। चिंता मत करो, पहले तुम अपने पापा के साथ नीचे जाओ, मैं कपड़े बदलने के बाद आ जाऊंगी। छोटा बन तुरंत शांत हो गया। उसने सिर हिलाया और अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। छोटे बन को दिलासा देने के बाद उसने लू टिंगजियाओ की तरफ हिचकिचाते हुए देखा। ठीक है बॉस, मैं आपको पहले से बता रही हूँ, हो सकता है कि मैं बाद में कुछ गलत कर दूं। लू टिंगजियाओ ने जवाब दिया, हम जितना चाहो आक्रामक हो जाओ, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। निंगशी अवाक रह गई। वह तानाशाह जैसा क्यों लग रहा था, लेकिन फिर भी वह बहुत आकर्षक था। उसे ये बहुत अच्छा लगा कि कोई तो उसका साथ दे रहा था, जबकि वह कुछ बहुत बुरा करने वाली थी। हमने आज रात सीओ लू को नहीं देखा। मैंने भी उसे नहीं देखा, शायद वह नहीं आ रहा है। कुछ लोग पहले से ही लू टिंगजियाओ के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसके पिता का 60वां जन्मदिन था और लू परिवार के वर्तमान मुखिया होने के नाते उसका न आना अनुचित था। अधिकांश लोगों को पहले से ही यकीन था कि लिटिल मास्टर के साथ कुछ हुआ है। जैसे जैसे लोग इधर उधर पूछताछ कर रहे थे, लू चोंगशान को अब लिटिल ट्रेजर की हालत के बारे में चिंता होने लगी। टिंगजियाओ, जैसे ही लू चोंगशान कोई बहाना बनाने वाला था, अचानक दो परिचित परछाइयां प्रवेश द्वार से अंदर आईं। किसी ने ध्यान दिया, फिर चिल्लाया, ओह, सीओ लू यहाँ है। सीओ लू के बगल वाला बच्चा है। अचानक हर कोई प्रवेश द्वार की ओर देख रहा था। अध्याय 843, वर्दी प्रलोभन। अध्याय 843, वर्दी प्रलोभन। लू टिंगजियाओ ने काला सूट पहना हुआ था, उसकी टाई चटक रंग में उभरी हुई थी। हमेशा की तरह अपनी बर्फीली आभा के कारण उसने कोई भाव नहीं दिखाया। फिर भी ये ठंडा और अजीब आदमी एक छोटे लड़के का हाथ पकड़े हुए था। छोटा लड़का लगभग 5-6 साल का लग रहा था, गोरी त्वचा और बड़ी बड़ी आंखों वाला।
उसने लू टिंगजियाओ जैसा ही रेट्रो स्टाइल का सूट पहना था और वह पुराने जमाने का कोई सज्जन सा लग रहा था। सबसे खास बात ये थी कि वह प्यारा तो लग रहा था, लेकिन ये साफ था कि वह लगभग अपने पिता जैसा ही लग रहा था। उसकी आभा और हाव भाव बिल्कुल उसके बगल वाले आदमी जैसे ही थे। केवल उसके रूप को देखकर यह जानना आसान था कि वह लू परिवार का लिटिल मास्टर था। इतनी बड़ी भीड़ और सबकी निगाहों के सामने उसके चेहरे पर एक जैसा भाव था, बिल्कुल अपने पिता की तरह। वह शांत और संयमित था। अचानक सभी को लगा कि लू परिवार के बच्चे से यही उम्मीद की जाती है, लेकिन ये तो अजीब था। क्या अफवाह ये नहीं थी कि लिटिल मास्टर मंदबुद्धि था और उसे लोगों से छिपकर रहना पड़ता था? वो लड़का मंदबुद्धि कैसे लग रहा था? जब लू टिंगजियाओ लिटिल ट्रेजर के साथ सीढ़ियों से नीचे आईं तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया और सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ओह, ये किंग्यू ही होगा, वह इतना बड़ा हो गया है। मुझे याद है कि आखिरी बार हम 5 साल पहले उसकी पूर्णिमा की पार्टी में मिले थे। समय कितना तेजी से बीतता है। किंग्यू, क्या तुम्हें अब भी मेरी याद है? तुम 3 साल की उम्र में मेरे घर आई थी। मैंने तुम्हें पहले भी गोद में लिया था। बड़ी पीढ़ी के कई मेहमानों ने टिप्पणी की। जब मैंने अभी अभी किंग्यू को देखा तो एक पल के लिए मुझे लगा कि वह टिंगजियाओ है। वह बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा वह छोटा था। आप ठीक कह रहे हैं जियाओ शी, ये रहे वो कपड़े जो आपने मांगे थे। मैंने जियाओ रोंग से इन्हें उधार लेने की पूरी कोशिश की और उसे तो मुझ पर ही शक हो गया था कि मैं कोई बिगड़ैल इंसान हूँ। लू जिंगली ने एक नौकरानी का कपड़ा हाथ में पकड़े हुए शिकायत की। निंगशी ने जल्दी से उन्हें ले लिया और खुशी से उसकी तरफ देखा। वाह, शुक्रिया। जियाओ शी, क्या तुम सच में आज रात यही पहनने वाली हो? मुझे लगता है कि मेरे भाई को तुम्हारी वर्दी का आकर्षण जरूर पसंद आएगा, लेकिन क्या तुम आज इस मौके पर ग्लैमरस और खूबसूरत नहीं दिखना चाहती? कम से कम गुआन जियाओ के लिए तो खतरा बनो। मैं अभी तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतजाम कर सकती हूँ या तुम्हारे लिए एक पेशेवर स्टाइलिस्ट भी ला सकती हूँ। लू जिंगली ने उत्साह से सुझाव दिया। निंगशी ने लू जिंगली के उत्तेजित चेहरे पर नजर डाली। नहीं शुक्रिया, इसमें मैं आसानी से घूम सकती हूँ। वह मुस्कुराई। आज रात यह मेरा मंच नहीं है। लू जिंगली उलझन में थी। अरे फिर किसका? तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। अभी बाहर निकलो, मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ। जी मैडम। लू जिंगली जल्दी से बाहर निकल गई। वह अचानक अपने भाई की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था जब उसने जियाओ शी को नौकरानी की पोशाक में देखा। लू परिवार में नौकरानियों के सभी परिधानों का डिजाइन और सामग्री का चयन, सभी का काम उन्होंने खुद संभाला था। नौकरानियों के परिधानों पर सबसे ज्यादा मेहनत उन्होंने ही की थी। अध्याय 844 छोटा खजाना भूखा है। अध्याय 844 छोटा खजाना भूखा है। बैंक्वेट हॉल में लिटिल ट्रेजर आकर्षण का केंद्र था। उसका प्यारा गोल मटोल चेहरा देखते ही सभी मेहमान उससे बात करने की कोशिश करने लगे। भले ही उसमें कुछ गड़बड़ थी, पर वह वाकई प्यारा लग रहा था। आसपास के लोगों को उससे बातें करते देख और यह सोचकर कि माँ शियाओ शी अभी तक यहाँ नहीं आई है, लिटिल ट्रेजर बेचैन हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह फिर से भाग जाए। वह अब यहाँ और नहीं रहना चाहता था। लू टिंगजियाओ को छोटे लड़के की बेचैनी का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपने बेटे की ओर देखा और उससे धीरे से कहा, थोड़ी देर और रुको। छोटे बन ने आंखें झपकाईं और दुखी होकर अपने पिता के पीछे पीछे चल दिया। लिटिल ट्रेजर पूरे समय चुप रहा। उसकी चिंता और भी स्पष्ट होती गई क्योंकि कुछ चौकस मेहमानों ने ध्यान दिया और चिंता से पूछा, सीओ लू, आज रात किंग्यू ठीक क्यों नहीं लग रहा है? क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? अगर वह ठीक नहीं है तो बच्चे को थोड़ा आराम करने दो, उसे ज्यादा जोर मत दो। गुआन रुई ने सुझाव दिया। यह सही है, स्वास्थ्य अधिक महत्वपूर्ण है। मेहमानों की चिंतित राय के बीच अचानक एक लड़की की स्पष्ट आवाज सुनाई दी। प्रथम गुरु, मैं यहाँ हूँ। नौकरानी की पोशाक पहने एक लड़की उनकी ओर दौड़ी। लड़की ने अपने बाल 2 चोटियों में बांध रखे थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और त्वचा बहुत गोरी थी। वह काफी जवान लग रही थी और लू टिंगजियाओ के सामने उसकी सांस फूली हुई लग रही थी। उसने सम्मानपूर्वक कहा, प्रथम गुरु। लू टिंगजियाओ ने अपनी पत्नी के अचानक हमले से बचने के लिए हल्की खांसी की। लू टिंगजियाओ ने अपने बेटे को निंगशी को सौंप दिया और शांति से कहा, हम पहले छोटे मालिक को कुछ खाने के लिए लाओ। ठीक है, पहले मालिक। छोटे मालिक, मेरे पीछे आओ। निंगशी नीचे झुकी और छोटे खजाने की ओर हाथ बढ़ाते हुए उसने शरारत से उसकी ओर आंख मारी। नन्हे बन ने माँ को आश्चर्य से देखा। उसने उन्हें एक बड़ी मुस्कान दी और खुशी खुशी उनके पीछे खाने की जगह तक चला गया। लू टिंगजियाओ अवाक रह गया जब निंगशी और लिटिल ट्रेजर खुशी खुशी चले गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह लिटिल ट्रेजर के साथ इस तरह आएगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह ऐसा ही करेगी। कोई आश्चर्य नहीं कि लिटिल ट्रेजर दुखी दिख रहा था। वह भूखा है। ये छोटे बच्चों के बढ़ने का समय है। उन्हें हर भोजन में अच्छी तरह से भोजन दिया जाना चाहिए। लू चोंगशान का तनावग्रस्त शरीर ढीला पड़ गया और वह मुस्कुराया। वह बच्चा ज्यादा बोलता नहीं है। उसे आमतौर पर बात करना पसंद नहीं है। उसने सोचा था कि निंगशी जरूर सुर्खियां बटोरने की कोशिश करेगी या लू टिंगजियाओ के साथ रहकर उसकी प्रेमिका होने का दावा करेगी, लेकिन उसने लिटिल ट्रेजर के साथ चुपचाप रहना चुना, जिससे वह हैरान रह गया। हा, बिल्कुल टिंगजियाओ की तरह जब वह छोटा था। लू चोंगशान ने हंसते हुए कहा, यह अलग बात है। टिंगजियाओ किंग्यू से कहीं अधिक उबाऊ थी। भीड़ हंस पड़ी। पुराने दोस्तों के समूह ने लू टिंगजियाओ और लू जिंगली के बचपन की मजेदार बातें याद की और माहौल खुशनुमा हो गया। तो आखिरकार यह आनुवंशिक था। लिटिल ट्रेजर की खामोशी का कारण स्पष्ट हो गया और अब कुछ भी अजीब नहीं लगता था। अध्याय 845 मैं जियाओ शी के लायक नहीं हूँ। अध्याय 845
मैं जियाओ शी के लायक नहीं हूँ। भोज कक्ष के अंदर एक शांत मेज पर। तुमने क्या कहा? वह छोटी नौकरानी टिंगजियाओ की प्रेमिका है। हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। गुआन जियाओ को यह महसूस हुआ कि वह महिला कुछ छिपा रही है। गुआन रुई ने तिरस्कार भरे स्वर में उत्तर दिया। लू चोंगशान और यान रुई उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए वह सार्वजनिक रूप से लू टिंगजियाओ के बगल में आने की हिम्मत नहीं करती और उसे एक नौकर की तरह काम करना पड़ता है। जियाओ, आपको उसके जैसे व्यक्ति पर अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अपना प्रयास खर्च करें। जब गुआन रुई अभी भी अपनी बेटी को व्याख्यान दे रहा था, लू टिंगजियाओ अचानक वहां आया। अंकल गुआन, आज रात मेरे पिता के जन्मदिन के खाने पर आने के लिए धन्यवाद। गुआन रुई खुश हुआ क्योंकि लू टिंगजियाओ उसका स्वागत करने आया था। वह उस आदमी की तरफ मुस्कुराया। तुम्हारा बहुत स्वागत है टिंगजियाओ, मैं तुम्हारे पिता का अच्छा दोस्त हूँ। थोड़ी देर की बातचीत के बाद लू टिंगजियाओ ने किसी को संकेत देने के लिए अपना हाथ उठाया। जब निंगशी लिटिल ट्रेजर के साथ खाना खा रही थी, उसने अचानक देखा कि लू टिंगजियाओ उसे बुला रहा है, इसलिए उसने लिटिल ट्रेजर को बताया। फिर वह दौड़कर उसके पास गई। प्रथम गुरु, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? गुआन रुई और गुआन जियाओ ने लू टिंगजियाओ को असमंजस में देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसने इस महिला को यहाँ आने के लिए क्यों कहा था। शायद वह उससे कुछ शराब लाने के लिए कहना चाहता था। लू टिंगजियाओ ने लड़की को धीरे से देखा, फिर गुआन रुई की ओर देखा और उनका परिचय कराया। अंकल गुआन, यह मेरी गर्लफ्रेंड निंग शी है। शियाओ शी, यह अंकल गुआन है, मेरे पिता के अच्छे दोस्त हैं। आपको उनके सामने कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। शैतान क्या करना चाह रहा था? उसे गुआन रुई से मिलवाकर? क्या वह गुआन रुई और गुआन जियाओ को परेशान करने की कोशिश कर रहा था? अच्छा, ये जानबूझकर हो सकता है। निंग शी आश्चर्यचकित थी, लेकिन वह लू टिंगजियाओ के साथ गई और अभिवादन किया। नमस्ते अंकल गुआन। हेलो। गुआन रुई अचानक बहुत नाखुश दिखे। लू टिंगजियाओ का इससे क्या मतलब था? वह जानता था कि उनके परिवार वाले चाहते थे कि वह और गुआन जियाओ शादी कर लें, फिर भी उसने जानबूझकर इस महिला से उसका परिचय कराया था। हालांकि उसने और कुछ नहीं कहा। आखिरकार लू टिंगजियाओ ने कुछ गलत नहीं किया था और बस उसे उससे मिलवाकर विनम्रता दिखा रहा था। अब तुम जाकर लिटिल ट्रेजर की देखभाल कर सकती हो। लू टिंगजियाओ ने निंग शी को इशारा किया कि वह वापस चली जाए। फिर मानो उसने गुआन रुई और गुआन जियाओ के हाव भाव में आए बदलाव पर ध्यान ही न दिया हो। लू टिंगजियाओ ने आगे कहा, यह मेरी तरफ से अनुचित था। मैं असल में उसे सबसे मिलवाना चाहता था, लेकिन जियाओ शी अपने करियर को सबसे ज्यादा महत्व देती है। अपनी नौकरी की वजह से हम अभी अपने रिश्ते का सार्वजनिक रूप से ऐलान नहीं कर सकते। मुझे बस इसे बर्दाश्त करना होगा। ठीक है, ये तो होना ही था। गुआन रुई इतना नाराज हुआ कि उसने अपने वाइन ग्लास को कसकर पकड़कर उसकी डंडी लगभग तोड़ ही दी, लेकिन लू टिंगजियाओ के बड़े होने के नाते उसे अपनी ईमानदारी बनाए रखनी थी। दूसरी ओर गुआन जियाओ कमजोर हो गई थी और पहले से ही पीली दिख रही थी। गुआन रुई ने गहरी सांस ली और बनावटी मुस्कान के साथ शांत हो गया। टिंगजियाओ, तुम्हारे बड़े होने के नाते मुझे तुम्हें याद दिलाना है कि वह लड़की किसी प्रतिष्ठित परिवार से नहीं है और तुम्हारे लायक नहीं है। मुझे डर है कि तुम्हारे माता पिता भी उसे स्वीकार नहीं करेंगे, है ना? तुम्हें समझना होगा कि उस इंडस्ट्री की लड़कियां ज्यादातर पैसे के लिए ही आती हैं, लेकिन अगर तुम बस यूं ही खेल रही हो तो कोई बात नहीं। अगर तुम गंभीर हो तो ये बिल्कुल अनुचित है। लू टिंगजियाओ ने गुआन रुई की ओर देखा और भावशून्यता से उत्तर दिया, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। हैसियत और उस सब के संदर्भ में यह निश्चित रूप से अयोग्य है। मैं जियाओ शी के लायक नहीं हूँ। अध्याय 846, जैसा पिता वैसा पुत्र। अध्याय 846, जैसा पिता वैसा पुत्र। इसके साथ ही लू टिंगजियाओ अपनी एड़ी पर घूम गया। गुआन रुई और गुआन जियाओ दंग रह गए। लू टिंगजियाओ का क्या मतलब था? लू टिंगजियाओ का अभी क्या मतलब था? क्या वह औरत निंग परिवार द्वारा त्यागी गई गोद ली हुई बेटी नहीं है? गुआन रुई ने भौहें चढ़ाईं। ऐसा लगता है कि वह गोद ली हुई नहीं है, वह तो जैविक बेटी है। गुआन जियाओ ने बुदबुदाया। गुआन रुई ने व्यंग्य किया, भले ही वह निंग परिवार से हो, लेकिन वह आपकी तुलना में कुछ भी नहीं है। लेकिन लू टिंगजियाओ ने जो कहा उसके अनुसार ऐसा लगता है कि उस महिला की कोई और अधिक प्रतिष्ठित पहचान है। गुआन रुई ने सोचा और आश्वस्त होकर कहा, मैं बाद में और जांच करूंगा, इस पर ध्यान मत दो। वह लड़का अभी बहुत छोटा है और शायद वह मुझे परेशान करना चाहता था और साथ ही अपने परिवार की व्यवस्था का विरोध करना चाहता था। पूरे साम्राज्य में ऐसे कितने लोग हैं जो लू परिवार के लायक नहीं हैं? ऐसे लोग तो मुट्ठी भर ही हैं, और उनमें से कोई भी निंग शी से संबंधित नहीं हो सकता। रात्रिभोज सौहार्दपूर्ण ढंग से चल रहा था और ज्यादातर लोगों की नजर लू परिवार के मायावी लिटिल मास्टर पर थी। कुछ लोगों को तो मन ही मन उम्मीद भी थी कि उनकी ईर्ष्या के कारण वह बच्चा शर्मिंदा हो जाएगा, लेकिन उन्हें निराशा हुई क्योंकि लिटिल ट्रेजर निंग शी की बात मानकर सचमुच आज्ञाकारी हो गया था। सभी को लगा कि उसमें एक सामान्य बच्चे से कोई फर्क नहीं है। 2 साल के इलाज के बाद उसकी हालत स्थिर हो गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो लू परिवार उसे सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं होने देता। लू परिवार के लिटिल मास्टर के अलावा रात का दूसरा सितारा हाल ही में लौटे गुआन परिवार का प्रतिभाशाली छात्र ही हो सकता था। एक होनहार छात्र से जैसी उम्मीद की जाती है, वह रात के खाने के दौरान भी अपनी पढ़ाई नहीं भूला। उसने सुना था कि आज यहाँ कुछ होनहार लोग इकट्ठा हुए हैं, इसलिए वह गणित के कुछ सवाल लेकर आया था जिन्हें वह हल नहीं कर पा रहा था।
उसकी खुशी की बात ये थी कि कुछ मेहमानों ने भी दिलचस्पी दिखाई और उसके साथ समीकरण हल करने की कोशिश की। हे भगवान, क्या ये सचमुच मिडिल स्कूल का गणित का सवाल है? ये तो पागलपन है। मुझे आजकल के छात्रों पर दया आती है। हा हा हा, मो लिंगटियन, तुम तो बस एक कमजोर व्यक्ति हो। तुम्हें तो सवाल भी समझ नहीं आते। ये विश्वविद्यालय स्तर के सवाल हैं और ये प्रतिस्पर्धात्मक स्तर के हैं। किसी ने मो लिंगटियन का मजाक उड़ाया। मो लिंगटियन का मुंह फड़क उठा। उफ, ठीक है, सवाल पागल नहीं है। गुआन परिवार का यह अव्वल छात्र पागल है। मुझे लगता है कि मैंने इसे हल कर लिया है। क्या पहले प्रश्न का उत्तर -9 है? चश्मा पहने एक युवा किशोर ने उत्सुकता से पूछा। गुआन झिचेन ने भावशून्यता से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, उत्तर 0 है। उफ, मैं फिर गलत हूँ। युवा किशोर निराश हो गया। मैंने इसका हल पहले ही निकाल लिया है। मैं तुम्हें सिखा तो सकता हूँ, लेकिन मैं अभी दूसरा प्रश्न हल नहीं कर सकता। बड़े गुआन, आपका पोता अद्भुत है। कुछ मेहमान उन बुद्धिमान बच्चों के समूह को घूर रहे थे। उनकी आंखें ईर्ष्या से भरी थीं। लू चोंगशान ने भी लड़के की प्रशंसा की। जैसा पिता वैसा बेटा। गुआन रुई ने बेबसी से कंधे उचका दिए। वो किताबों का कीड़ा बनने वाला है। मुझे तो सच में सिरदर्द हो रहा है। मैं उसे यहाँ इसलिए लाया था कि वो आराम कर सके, पर अब तो वो बिना ध्यान दिए ही सवाल पूछने लगा है। बड़े गुआन, आपको तो खुश होना चाहिए। घर पर मेरा बच्चा पढ़ने की कोशिश भी नहीं करेगा, चाहे मैं उसे पीटूं। क्या आपके बच्चे की तुलना एल्डर गुआन के पोते से की जा सकती है? उसका IQ 180 है और 10 साल की उम्र में ही उसे कई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक गणित पुरस्कार मिल चुके हैं। अध्याय 847। ये कुछ बड़ी बात थी। अध्याय 847। ये कुछ बड़ी बात थी। वह वाकई अद्भुत है। मुझे लगता है कि वह टिंगजियाओ से भी बेहतर है जब वह छोटा था। युवा पीढ़ी बेहतर से बेहतर होती जा रही है। परिवार के एक करीबी मेहमान ने टिप्पणी की। मेजबान के रूप में लू चोंगशान ने भीड़ के साथ मिलकर गुआन रुई की प्रशंसा की, क्योंकि वे जल्द ही एक परिवार बनने वाले थे। लेकिन जब उन्होंने ये टिप्पणी सुनी तो वे खुद ही हंस पड़े। जब लू टिंगजियाओ छोटा था, उससे बेहतर, ये तो बड़ी बात थी। लू चोंगशान ने फिर भी अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की। जाहिर है, वो टिंगजियाओ से बेहतर है। गुआन रुई ने इनकार में हाथ हिलाए। तुम लोगों को उसकी तारीफ करना बंद करना होगा, वो खुदगर्ज हो जाएगा। वो कभी भी टिंगजियाओ के स्तर का नहीं हो सकता। मुझे बहुत खुशी होगी अगर वो अपने अंकल जियाओ जितना भी काबिल हो जाए। आप बहुत विनम्र हैं, एल्डर लू, वह कुछ महान करने वाले हैं। हमारे जैसे परिवारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी कमाई या हमारी संपत्ति नहीं, बल्कि हमारे लोग हैं। जब तक हमारे उत्तराधिकारी योग्य हैं, वही परिवार की असली धरोहर हैं। आपका परिवार कितना भी महान क्यों न हो, एक अयोग्य उत्तराधिकारी के साथ वह कुछ ही पीढ़ियों में निश्चित रूप से गिर जाएगा। यह सही है। एल्डर गुआन सचमुच धन्य हैं। जियाओ, जिहाओ और जीचेन सभी शानदार हैं। बिल्कुल, हमारे विपरीत, हमें अभी भी घर पर बेकार बच्चों की चिंता करनी पड़ती है। कई लोग उनके शब्दों से खुद को जोड़ पाए। साथ ही अचानक लू परिवार के उत्तराधिकारी की चिंताजनक स्थिति को भी याद कर लिया। तो क्या हुआ अगर वे इंपीरियल में सबसे अमीर परिवार थे? लू टिंगजियाओ चाहे कितने भी महान क्यों न हों, वे ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 पीढ़ियों तक ही टिक सकते थे। अनगिनत शेयरधारकों और समर्थकों की नजर परिवार पर थी। अगर लू टिंगजियाओ के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं होता तो हालात अस्त व्यस्त हो सकते थे और लू राजवंश एक ही रात में गिर भी सकता था। ऐसे मामलों में ये कोई असामान्य बात नहीं थी। भविष्य में क्या होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। भोज हॉल में कहीं निंगशी ने देखा कि कुछ लोग गुआन परिवार की चापलूसी कर रहे हैं और उसे पता चल गया कि उसका मौका आ गया है। मो लिंगटियन और कुछ अन्य लड़के गुआन झिचेन के गणित के प्रश्न से हार गए थे और यहाँ तक कि उनके अपने माता पिता ने भी उन्हें अपमानित किया था, जिससे वे सभी बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। मो लिंगटियन अब और नहीं रोक सका, इसलिए वह असहाय होकर बोला, झिचेन, हम सब यहाँ कमजोर हैं। अगर हमें इसके बारे में पहले पता भी चला हो तो भी इतना समय बीत चुका है कि हम सब इसे भूल चुके हैं। तुम अपनी चाची से क्यों नहीं पूछते? जरूर वह इन्हें हल कर सकती हैं। गुआन झिचेन ने गुआन जियाओ की ओर देखा और बुदबुदाया, उसने मुझे पहले भी समझाया था लेकिन मैं समझ नहीं पाया था। फिर वह मुझ पर गुस्सा हो गई और मुझे दोबारा सिखाने को तैयार नहीं हुई। उफ, अच्छा। मो लिंगटियन ने बिना समझे कंधे उचका दिए, लेकिन फिर अचानक उसे कुछ याद आया। मुझे पता है, अंकल जियाओ को जरूर पता चल जाएगा। लू टिंगजियाओ कहाँ है? गुआन जियाओ ने मो लिंगटियन को नाखुश होकर देखा। टिंगजियाओ व्यस्त है, उसे परेशान मत करो। यह झिचेन की गलती है कि वह इसे हल नहीं कर पा रहा है, उसे खुद सोचने दो। जियाओ, तुम बहुत सख्त हो। झिचेन केवल 13 साल का है, मो लिंगटियन ने जवाब दिया। अध्याय 848, नन्हा खरगोश। ये तुम हो। अध्याय 848, नन्हा खरगोश। ये तुम हो। लोग गुआन लोगों की शिक्षा पद्धति से बहुत प्रभावित हुए। मैं इसे ही वास्तविक अभिजात्य शिक्षा कहता हूँ। वे अपने इकलौते पोते के प्रति इतने सख्त हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना अद्भुत है। अरे एल्डर गुआन, बच्चों को शिक्षित करने का रहस्य क्या है? हमें कुछ सुझाव दीजिए। जब मेहमान गुआन रुई के साथ बच्चों की शिक्षा पर चर्चा कर रहे थे, तभी एक लड़की की स्पष्ट आवाज आई। मास्टर मो, मैंने सुना है कि आप फर्स्ट मास्टर को ढूंढ रहे हैं। क्या आपको किसी चीज की जरूरत थी? वह बाहर कुछ मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। अगर कोई जरूरी काम हो तो मैं आपको संदेश भेजने में मदद कर सकती हूँ। ओह, कोई जरूरी बात नहीं, बस गणित का एक सवाल था। अरे तुम छोटी खरगोश, तुम यहाँ कैसे? उसकी आवाज धीमी पड़ गई। मो लिंगटियन चौंक गया जब उसे एहसास हुआ कि वह जिस नौकरानी से बात कर रहा था वह कौन थी।
वह लगभग उसका भेष पहचान ही नहीं पाया। निंग क्षी ने उसके सवाल को अनसुना कर दिया और अपना काम जारी रखा। मो लिंगटियन के हाथों में पड़े सवालों को गौर से देखते हुए, यह आसान लग रहा है, हमें पहले मास्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मैं छोटे मास्टर की मदद ले सकती हूँ क्या? मो लिंगटियन को लगा कि उसने गलत सुना है। तुमने किसे कहा? लिटिल ट्रेजर। निंग क्षी ने सिर हिलाया। हाँ, हमारे मास्टर किंग्यू। मो लिंगटियन ने निंग क्षी के पहनावे को नजरअंदाज करते हुए उसे याद दिलाया। छोटी बच्ची, इसे ठीक से देखो, लेकिन तुम शायद इसे ठीक से नहीं समझ पा रही हो। यह कोई किंडरगार्टन गणित नहीं है, यह उन्नत गणित है और ये प्रतिस्पर्धी स्तर के प्रश्न हैं। ओह, कोई बात नहीं मास्टर मो, लिटिल मास्टर वाकई बहुत अच्छे हैं। निंगक्षी ने आंखें झपकाईं और लिटिल ट्रेजर से शर्मीली आवाज में पूछा, लिटिल मास्टर, इस छोटे भाई को एक सवाल के लिए मदद चाहिए, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? लिटिल ट्रेजर ने उत्साह में सिर हिलाया। लू चोंगशान पहले से ही निंगक्षी के आने पर भौहें चढ़ाए हुए था और अब जब उसे एहसास हुआ कि वह क्या करने की कोशिश कर रही है तो उसे लगा कि यह सब बेतुका है। उसने अपना गुस्सा दबाया और उसे रोक दिया। यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मेहमानों को परेशान करना बंद करो और लिटिल मास्टर को कहीं और ले जाओ। ये देखकर कि यह नौकरानी इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत कर रही थी, कुछ मेहमानों को लू चोंगशान पर दया आ गई, लेकिन उनमें से अधिकांश मन ही मन हंस रहे थे। लू परिवार ने लिटिल मास्टर की देखभाल के लिए इतने बेवकूफ इंसान को क्यों रखा? क्या कम बुद्धि के साथ बातचीत करना उनके लिए आसान हो सकता था? गुआन रुई और गुआन जियाओ एक दूसरे को देखकर खुश हो गए। पहले वे इस औरत की मौजूदगी को लेकर सतर्क थे, लेकिन अब उन्हें लगा कि उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। लू परिवार की नौकरानी को एक छोटे बच्चे से मदद मांगते और शेखी बघारते हुए देखकर कि वह जरूर हल कर सकता है, गुआन जिचेन को अपमानित महसूस हुआ। उसने घमंड से नथुने फुलाते हुए अपनी वकबुक थमा दी। तुमने कहा था कि वह मेरी मदद कर सकता है, जरूर, उसे कोशिश करने दो। गुआन जियाओ ने उसे रोकने की कोशिश की। जिचेन, नासमझी बंद करो, किंग्यू सिर्फ 5 साल का है। मुझे इस उपद्रव के लिए खेद है। लू चोंगशान को इतनी शर्मिंदगी कभी महसूस नहीं हुई थी। कोई बात नहीं, वह बस प्रश्नों को ठीक से नहीं देख पाए। गुआन रुई ने उदारता से कहा। वह महिला शायद लू चोंगशान के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह इन सवालों के स्तर को भी नहीं समझ पाए। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। अचानक भीड़ जयकार करने लगी। अध्याय 849, आर्किमिडीज द्वारा ग्रस्त। अध्याय 849, आर्किमिडीज द्वारा ग्रस्त। जब मेहमान बात कर रहे थे, लिटिल ट्रेजर ने अभ्यास पुस्तिका पर एक संख्या लिख दी। अरे, किंग्यू ने फिर से 0 लिखा। सही उत्तर क्या है? ये 0 था, है ना? यह सही है, ये 0 है, किंग्यू ने सही कहा। उस समय गुआन रुई, गुआन जियाओ, गुआन जिचेन और यहाँ तक कि लू चोंगशान भी चौंक गए। गुआन जिचेन ने भौहें चढ़ाईं। किंग्यू, अगर तुम्हें नहीं पता तो मुझे बता सकते हो, तुम्हें सिर्फ अभ्यास पुस्तिका पर चित्र नहीं बनाने चाहिए। गुआन जिचेन को नहीं लगा कि यह कोई संख्या है। लू चोंगशान समेत कई लोगों ने मान लिया कि लिटिल ट्रेजर शायद अपने वृत्त बना रहा होगा। निंगक्षी नीचे बैठी और छोटे बन से धीरे से बोली, छोटे मालिक, आप इस तरह से नहीं कर सकते। उसे समझ नहीं आ रहा कि सवाल कैसे हल करना है, इसलिए आपको सारे चरण विस्तार से लिखने होंगे, तभी आप उसकी मदद कर पाएंगे। लिटिल ट्रेजर ने पलकें झपकाईं और अपनी माँ की ओर देखा। फिर उसने आज्ञाकारी ढंग से अभ्यास पुस्तिका पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे लिटिल ट्रेजर ने और लिखना शुरू किया, भीड़ हैरान रह गई। उनका आश्चर्य जल्द ही सदमे में बदल गया और अंत में वे डर गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। मो लिंगटियन खास तौर पर हैरान था। उसने आंखें चौड़ी करके कहा, वाह, क्या आर्किमिडीज के पास लिटिल ट्रेजर आ गया है? गुआन जियाओ ने एक नजर डाली और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसने लिटिल ट्रेजर को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। अचानक सबका ध्यान उस छोटे लड़के पर केंद्रित हो गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। लिटिल ट्रेजर पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में मग्न था। उस पर किसी की भी गहरी निगाहों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसके नन्हे हाथ लगातार जटिल सूत्रों की पंक्तियां लिख रहे थे। आखिरकार लिटिल ट्रेजर का काम पूरा हो गया। फिर उसने आखिर में जवाब 0 लिख दिया और सवालिया निगाहों से अपनी माँ की तरफ देखा। निंगक्षी ने छोटे बन को एक बड़ी मुस्कान दी और अभ्यास पुस्तिका गुआन जिचेन को दे दी। छोटे मालिक गुआन, इस बार देख लीजिए कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं। अभ्यास पुस्तिका के खाली स्थान में लिटिल ट्रेजर ने समीकरण हल करने के चरण स्पष्ट रूप से समझा दिए थे, क्योंकि आंटी शियाओ शी ने उसे विस्तार से लिखने के लिए कहा था। उसने कुछ सूत्रों को तीरों से भी दर्शाया था और कोष्ठकों में कुछ संदेश भी लिखे थे, मानो वह किसी किंडरगार्टन के बच्चे को पढ़ा रहा हो। जल्द ही अभ्यास पुस्तिका भीड़ में बांट दी गई। लिटिल ट्रेजर का समाधान इतना विस्तृत था कि कम उपलब्धि प्राप्त करने वाले भी उसे समझ सके और उन्होंने उसकी प्रशंसा की। यह वाकई आश्चर्यजनक है, मैं भी इसे समझता हूँ। मुझे लगता था कि मैं 13 साल के बच्चे के बराबर नहीं हूँ, लेकिन मैं गलत था। 5 साल का बच्चा भी मुझसे बेहतर है। जिस तरह से उन्होंने इसे हल किया वह सचमुच शानदार है। यह कोई पारंपरिक तरीका नहीं है, है ना? सुश्री गुआन, आप क्या सोचती हैं? क्या वह सही है? गुआन जियाओ ने अभ्यास पुस्तिका देखी, फिर निंगक्षी की गोद में उस छोटे बच्चे को देखकर एकदम चौंक गई। उसने झिझकते हुए कहा, ये बिल्कुल सही है, हर कदम एकदम सही है, कोई गलती नहीं है। अध्याय 850, मैं कुछ लेना चाहूंगा। अध्याय 850, मैं कुछ लेना चाहूंगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने समय में पीछे लू टिंगजियाओ की परछाई देखी हो। उनके सवालों को हल करने का तरीका एक जैसा ही था, लेकिन लिटिल ट्रेजर तो सिर्फ 5 साल का था।
ये चौंकाने वाली बात थी। गुआन जियाओ की बात सुनकर भीड़ आश्चर्यचकित रह गई। नामुमकिन, इस छोटे से लड़के ने सचमुच इसे हल कर दिया। इतना ही नहीं, गुआन जियाओ ने तो उसे इतनी ऊंची स्वीकृति भी दे दी। अविश्वसनीय, चूंकि उन्होंने लिटिल ट्रेजर को सभी चरणों को स्वयं लिखते हुए देखा था, इसलिए वे इस पर विश्वास करने से खुद को नहीं रोक सके। गुआन रुई की अपने पोते को दिखाने की स्पष्ट योजना की तुलना में लिटिल ट्रेजर का अनजाने में किया गया प्रदर्शन कहीं ज्यादा प्रभावशाली था। अचानक हर कोई लू चोंगशान से उसके बारे में बात करने लगा। बड़े लू, आप वाकई कुछ अच्छी चीजें छिपा रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप हमें हमेशा उसे देखने नहीं देते। आपका पोता वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। लू परिवार के जीन उत्कृष्ट हैं। शानदार, ये सिर्फ शानदार ही नहीं है, वह तो पहले से ही एक अलग ही स्तर पर है। मैं तो 5 साल का था, तब भी शायद मिट्टी से खेल रहा था। जैसे जैसे प्रशंसाएं आती रहीं, लू चोंगशान अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने से कोई बोझ उतर गया हो। आप सबने मुझे वाकई गलत समझा है। मुझे उसकी इस प्रतिभा के बारे में बिल्कुल नहीं पता। शायद बच्चे ने किताबें पलटते हुए खुद ही सीख लिया होगा। किंग्यू अपने पिता जैसा है, उसके हमेशा अपने विचार होते हैं, इसलिए वह खुद ही चीजों की खोजबीन करता है। लू चोंगशान ने जवाब दिया, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वह पहले से ही अपने आप में महान है। तो ये सच है कि प्रतिभाशाली लोग दूसरों से अलग तरह से काम करते हैं, जैसा कि लू परिवार से उम्मीद थी। अगर अभी नौकरानी न होती तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि यह बच्चा कितना होशियार है। क्या आप नहीं जानते कि कम दिखावा करना सबसे अच्छा है? किसी ने कहा कि गुआन जिचिन लू टिंगजियाओ से भी बेहतर है। उसकी तुलना उसके 5 साल के बेटे से भी नहीं की जा सकती। औरतें उत्साह से उस छोटे से बन को घूर रही थीं। हे भगवान, लू टिंगजियाओ के जीन कितने अद्भुत हैं। मैं भी कुछ चाहती हूँ, मेरे अंडाशय फट रहे हैं। तुम बहुत गंदे दिमाग के हो। क्या? मुझे मत बताओ कि तुमने इसके बारे में नहीं सोचा। तो क्या हुआ अगर हमें मिल गया? क्या आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके अपने जीन बच्चे के IQ को प्रभावित न करें? वैसे मैं इस बच्चे की माँ के बारे में जानना चाहता हूँ। उसके जीन भी असाधारण होंगे। लू जिंगली ने कमरे में कदम रखते ही सब कुछ देख लिया। निंग शी चुपचाप और शानदार तरीके से भीड़ को नियंत्रित कर रही थी। शानदार, भाई शी का अभिनय वाकई लाजवाब था। उसने गुआन परिवार के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया। अब उसे समझ आ गया था कि उसने नौकरानी का वेश क्यों पहना और लिटिल ट्रेजर के पास क्यों रुकी। उसे ये भी समझ आ गया कि उस रात का मुख्य किरदार कौन था। लू टिंगजियाओ शांत दिख रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो कह रहे हों, देखो मेरी पत्नी कितनी महान है। क्या जियो शी यह नहीं सोचती कि अगर लिटिल ट्रेजर को यह नहीं पता कि इसे कैसे हल किया जाए तो क्या हो सकता है? लू जिंगली ने अचानक पूछा। लू टिंगजियाओ ने उसकी ओर देखा, फिर भावशून्यता से उत्तर दिया, क्या आपको लगता है कि मेरा बेटा इतना बेकार होगा? लू जिंगली अवाक थी। प्रेमी प्रेमिका शैतान अब अपने बेटे पर इतरा रहा था। लू जिंगली अब और कैसे जीवित रह सकती है?